Hello everyone, I welcome you all to this lecture. ये लेक्चर होगा रसायन विज्ञान पे यानी केमिस्ट्री पर। और ये लेक्चर आपको एसएससी, सीजीएल और सीएचएसएल में उपयोगी होगा। इस लेक्चर को मैंने बहुत ही खास तरह से तैयार किया है आप लोगों के लिए। पहली बात, ये लेक्चर प्योर हिंदी में होगा, सिर्फ हिंदी में। और इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं वो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, इस वीडियो को ना देखें। इंग्लिश के लिए मैं कोई और वीडियो बनाऊंगा केमिस्ट्री का। ये सिर्फ हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए हैं। और उनके बहुत सारे रिक्वेस्ट मिले कि रसायन विज्ञान समझने में बहुत कठिनाई होती है, क्योंकि एसएससी में 99% जो बच्चे बैठते हैं वो साइंस बैकग्राउंड के नहीं होते, ज़्यादातर बीकॉम, बीए या किसी और फील्ड से आते हैं। तो इसलिए उनको केमिस्ट्री समझने में बहुत प्रॉब्लम होती है। और केमिस्ट्री जैसे जैसे साल बढ़ रहे हैं इम्पॉर्टेंट होता जा रहा है। आप अगर 2014 का एसएससी पेपर देखें और या 2015, 2013, तो इनमें केमिस्ट्री के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। कम से कम 4 से 6 क्वेश्चन हर पेपर में आपको केमिस्ट्री के मिलेंगे 50 में से। और प्री के नंबर आपके मेंस में जुड़ते हैं, इसलिए नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आप इतना आराम से आप 3 से 4 नंबर स्कोर कर सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ एसएससी को दिमाग में रख के बनाया गया है और किसी भी एग्ज़ाम को नहीं। तो ये वीडियो में सिर्फ आप एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल यानी एलडीसी लोअर डिविजनल क्लर्क या फिर फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का एग्ज़ाम, उसमें भी केमिस्ट्री आती है, तो इनके लिए ये सहायक होगा। तो शुरू करता हूँ। सो दिस वीडियो इज़ ब्रॉट टू यू बाय मी। आई एम अ फैकल्टी फॉर जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश एट स्टडी IQ कोचिंग सेंटर लोकेटेड एट पटेल नगर एंड लाजपत नगर, न्यू दिल्ली। सबसे पहले हम बात करते हैं अम्ल, क्षारक और लवण की। अम्ल को अंग्रेजी में एसिड बोलते हैं, यानी आप इसे तेजाब कह सकते हैं एक तरह से। घरों में जो तेजाब यूज़ होता है, घरों में जो भी हम, वो एसिड होता है। आपने एसिड अटैक भी सुना होगा। तो अम्ल हाइड्रोजन युक्त पदार्थ होते हैं। जलीय विलयन में वे हाइड्रोजन आयन बनाते हैं, जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आदि। तो मैं इसका मतलब आपको समझा देता हूँ क्या होता है। अम्ल में जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं सल्फ्यूरिक अम्ल लेता हूँ और अगर मैं इसमें पानी डाल देता हूँ, यानी H2O को बोलते हैं पानी, ये साधारण पानी है जो हम पीते हैं, वो है H2O। तो ये टूट जाएगा और ये मुझे देगा हाइड्रोजन। तो जो भी पदार्थ पानी में घुलने के बाद हाइड्रोजन देते हैं उन्हें अम्ल बोलते हैं, और जो भी पदार्थ पानी में घुलने के बाद OH देते हैं उन्हें क्षारक बोलते हैं या बेस बोलते हैं। तो दोनों में ये फ़र्क है। क्षारक ऐसे पदार्थ हैं जिनमें हाइड्रोक्सिल समूह होते हैं। OH नेगेटिव को बोला जाता है हाइड्रोक्सिल समूह, और जो विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन बनाते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट आदि महत्वपूर्ण क्षारक हैं। ऐसे क्षारक जो सल में घुलनशील होते हैं उन्हें क्षार कहा जाता है, उन्हें अल्कली कहा जाता है। तो आप, आई होप आपको एसिड और बेस यानी अम्ल और क्षारक में फ़र्क समझ में आ गया होगा। अगर एसिड है, एक बार एक सवाल भी पूछा था एसएससी में कि दुनिया के जितने भी अम्ल हैं उनमें कौन सा तत्व होता है, तो उनमें होता है हाइड्रोजन। बड़ा ही आसान सवाल था ये, क्योंकि अम्ल की जो डेफिनेशन है वो ही यही है कि ये हाइड्रोजन युक्त पदार्थ होते हैं, तो इनमें हाइड्रोजन तो होगा ही होगा। आप मुझे दुनिया का कोई भी ऐसा अम्ल नहीं बता सकते जिसके अंदर हाइड्रोजन ना हो। फॉर एग्जांपल आप कोई भी अम्ल ले लीजिए, ये तो सल्फ्यूरिक अम्ल है। आप मान लीजिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लीजिए, जो कि हमारे पेट में होता है। हमारे पेट के अंदर जो एसिड होता है वो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसमें भी हाइड्रोजन है। इसी तरह सिरका ले लीजिए, उसको बोलते हैं एसिटिक एसिड, CH3COOH, इसके अंदर भी हाइड्रोजन अम्ल है, हाइड्रोजन है इस अम्ल के अंदर। तो ये है डेफिनेशन क्षारक और अम्ल की। अब जब अम्ल और क्षारक मिल जाते हैं तो क्या होता है, ये एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आप एक अम्ल और क्षारक को मिला देंगे तो क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने H2SO4 के अंदर NaOH मिला दिया, तो ये एक दूसरे को ख़त्म कर देंगे, एक दूसरे को निष्क्रिय कर देंगे। तो लवण बन जाएगा जब आप एक अम्ल और क्षारक को आपस में मिलाएंगे, और साथ में हमेशा बनेगा
पानी का एक मॉलिक्यूल। तो लवण क्या होते हैं देख लेते हैं। लवण आयोनिक यौगिक होते हैं। अम्ल और क्षार के बीच परस्पर अभिक्रिया होने से लवण एवं जल बनते हैं। इसका मतलब एसिड और बेस के बीच जो रिएक्शन होता है, उस जो अभिक्रिया होती है, उसके बाद बनता है सॉल्ट यानी लवण। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं यानी न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं, क्योंकि अम्ल और क्षारक एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर देते हैं, इसीलिए इसे बोला जाता है उदासीनीकरण अभिक्रिया। सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, ये सारे लवण हैं। सोडियम क्लोराइड जो हम घर में नमक खाते हैं, घर में लवण खाते हैं, वो है, इसको बोलते हैं NaCl। NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, और ये होता है लवण। अब हम बात करते हैं pH। तो विलयन के ग्राम आयन प्रति लीटर में हाइड्रोजन आयन का ऋणात्मक लघुगणक pH कहलाता है। इसको बोलते हैं हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, यानी हाइड्रोजन आयन का ऋणात्मक लघुगणक। फॉर एग्जाम्पल एसिड और बेस, इनमें एक बहुत बड़ा फर्क ये है। मैं आपको एक pH स्केल दिखाता हूँ। ये है pH स्केल। आप इसमें 7 अगर लेंगे तो 7 होता है डिस्टिल्ड वाटर का, न्यूट्रल। ना तो ये अम्ल है ना ये क्षारक है, ये एकदम न्यूट्रल है। लेकिन अगर 7 से आप नीचे जाएंगे तो ये हो जाएगा अम्ल, और अगर 7 से ऊपर तो ये हो जाएगा क्षारक। तो यानी कि क्षारक की जो वैल्यू है वो है 7 से 14 के बीच, और अम्ल की वैल्यू है 7 से नीचे। तो ये इसको बोलते हैं ये pH वैल्यू है। और दूसरी बात, ये मैंने बताया आपको उदासीनीकरण अभिक्रिया, यानी अम्ल और क्षार जब मिलते हैं तो बनता है लवण और जल। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है। जल हमेशा बनता है, और ये जल कैसे बनता है ये भी मैं बता देता हूँ। मान लीजिए आपने एक अम्ल ले लिया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और इसमें मिला दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षारक। तो आप जानते हैं एसिड यानी अम्ल की जो डेफिनेशन है वो ये है कि जो हाइड्रोजन देता है। तो इसने हाइड्रोजन दे दिया और सोडियम हाइड्रोक्साइड ने मुझे हाइड्रोक्सल आयन दे दिया, तो H और OH मिलके बना देंगे जल, यानी H2O, और साथ में मिल जाएगा मुझे इसका Na और इसका Cl यानी NaCl। और NaCl होता है कॉमन सॉल्ट या टेबल सॉल्ट, घर में जो हम सॉल्ट खाते हैं वो होता है NaCl, और ये है लवण। तो इस तरह से रिएक्शन होती है, और ये भी आपको याद रखना है। अब एक चीज़ और याद रखिए, 7 है न्यूट्रल, ना तो अम्ल ना क्षारक, न्यूट्रल। 7 से आप जितना दूर जाएंगे उतना स्ट्रांग होता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको पूछूं मेरे पास 2 अम्ल हैं, एक का जो pH माप है वो है 2 और दूसरे का है 4, तो इनमें से ज़्यादा स्ट्रांग, ज़्यादा मजबूत, ज़्यादा ताकतवर अम्ल कौन सा है? तो वो है 2 वाला, ना कि 4 वाला, क्योंकि 2 वाला 7 से ज़्यादा दूर है। इसी तरह अगर मैं आपसे पूछूं मेरे पास 2 क्षारक हैं, एक है 11 वाला और एक है 14 वाला, इनमें से ज़्यादा स्ट्रांग कौन सा है? तो इनमें से 14 वाला ज़्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि ये 7 से ज़्यादा दूर है। तो 7 से आप जितना दूर जाएंगे उतनी ज़्यादा मजबूती बढ़ती जाएगी, चाहे वो क्षारक हो या अम्ल हो। तो ये है फ़र्क अम्ल और क्षार में, ये सबसे इंपॉर्टेंट फ़र्क है। पहले अम्ल की बात करते हैं। अम्ल जैसा मैं बता चुका हूँ, इसका जो pH होता है 7 से कम होता है, और क्षार का pH 7 से ज़्यादा होता है। इसकी भौतिक प्रकृति, यानी अगर आप टेस्ट करेंगे अम्ल को तो वो खट्टा होगा। अब मुझे ये बताइए, संतरे का जूस है या नींबू का जूस है, वो अम्ल है कि क्षार है? तो वो खट्टा होता है, यानी वो अम्ल है। इसी तरह सिरका, जो हम सिरके वाली प्याज भी घरों में यूज़ करते हैं, वो भी अम्ल है। क्षार को अगर हम चखेंगे तो वो कड़वा होगा और छूने में चिकना होगा। यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं कि जो साबुन होता है, साबुन अम्ल है कि क्षार है, तो आप कहेंगे ये क्षार है। क्यों? क्योंकि वो छू के अगर मैं देखूं तो वो चिकना होगा, हाथ स्लिप करेंगे यानी स्लिपरी होगा। लक्षण, इसमें हाइड्रोजन की उपस्थिति होती है और इसमें हाइड्रोक्सल आयन की उपस्थिति होती है, ये हम देख चुके हैं। ये है फिनोप्थिलीन। फिनोप्थिलीन में अगर हम अम्ल को डालें तो वो उसे रंगहीन कर देगा और क्षार उसे गुलाबी बना देगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है ये पता करने का। मान लीजिए अगर मैं एक बीकर दूं आपको, एक बर्तन दूं, और बर्तन में कुछ लिक्विड भरा हुआ है और ये नहीं पता कि वो अम्ल है या क्षारक है, तो आप उसमें फिनोप्थिलीन डाल दीजिए। फिनोप्थिलीन अगर आप डालेंगे, ये एक केमिकल कंपाउंड है, ये नेचुरल इंडिकेटर है, तो अम्ल उसको रंगहीन बना देगा और क्षार उसे गुलाबी बना देगा। ये दोनों ही सुचालक होते हैं, यानी कि इनमें से करंट भी पास हो सकता है और इलेक्ट्रिसिटी भी पास हो सकती है, दोनों पास हो सकते हैं। और ये जल में अगर इनका खंडन हो तो ये हाइड्रोजन आयन छोड़ते हैं और ये OH आयन छोड़ते हैं। ये तो इनकी डेफिनेशन ही है।
उसके बाद इनका सृजन अधातु के ऑक्साइड बनाते हैं और ये धातु के ऑक्साइड बनाते हैं। ये एक और इम्पॉर्टेंट फ़र्क है। अधातु आप जानते ही हैं, जो धातु नहीं है वो सारे अधातु में आते हैं और ये उनके साथ ऑक्साइड बनाते हैं। आप किसी का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं और ये धातु के साथ ऑक्साइड बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं धातु लूँ सोडियम, सोडियम के साथ अगर मैं पानी मिला दूँ तो ये क्या बन जाएगा, NaOH बन जाएगा, यानी NaOH है क्षार, यानी ये बन गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इनके उदाहरण हैं जैसे एसिटिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, और इनके उदाहरण हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनिया। इसके अलावा लिटमस परीक्षण, लिटमस पेपर होता है, लिटमस एक पेपर होता है। इस पेपर को अगर आप अमल में डालेंगे तो ये उसको लाल बना देगा। इस पेपर का रंग होता है नीला, तो नीले से उसको लाल बना देता है और ये लाल से उसको नीला बना देता है। लिटमस परीक्षण में क्षार नीला बना देता है, मैं रिपीट कर देता हूँ, और अमल ब्लू कलर नीले रंग का जो पेपर है उसे लाल बना देता है। तो इस तरह से भी हम देख सकते हैं कि अगर बीकर में कोई कंपाउंड है, कोई अगर लिक्विड है और हमें नहीं पता है कि वो अम्ल है या क्षार है, तो इससे इसकी जांच की जा सकती है। अब मैं आपको बताता हूँ स्ट्रॉन्ग अम्ल और वीक अम्ल, यानी कि मजबूत, बहुत ज़्यादा जो ताकतवर अम्ल है स्ट्रॉन्ग, तो वो है सबसे पहले सल्फ्यूरिक अम्ल, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल खाद बनाने के काम आता है, फर्टिलाइज़र बनाने के काम आता है, क्योंकि आप जानते हैं कि पौधों को नाइट्रोजन चाहिए होता है और नाइट्रोजन के लिए HNO3 में जो N है ये काम आता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे पेट के अंदर होता है, खाना पचाने में हेल्प करता है और बैक्टीरिया वगैरह को भी ख़त्म करता है। सल्फ्यूरिक एसिड दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला अम्ल है। जितने भी उद्योग हैं, जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, जितनी भी कंपनीज़ हैं जो बहुत सारे केमिकल बनाती हैं, सब में सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ होता है, H2SO4। इनफैक्ट हमारी जो गाड़ी हैं, गाड़ी की बैटरी में भी जो अम्ल यूज़ होता है वो सल्फ्यूरिक अम्ल यूज़ होता है। तो ये हैं। कुछ होते हैं वीक अम्ल, जैसे एसिटिक एसिड, जो भी खाने की पीने की चीज़ों में पाए जाते हैं वो सारे अम्ल वीक हैं। फॉर एग्जाम्पल जो सिरका होता है, सिरके को बोलते हैं विनेगर या एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल भी वीक है। इसी तरह जो एप्पल के अंदर होता है मैलिक अम्ल, या खट्टे फलों में होता है सिट्रिक अम्ल, तो ये सारे वीक अम्ल हैं। तो भोजन में जो पाए जाते हैं वो वीक पाए जाते हैं, और स्ट्रॉन्ग अम्ल ये तीन आपको याद रखने हैं, H2SO4, HCl और HNO3। अब बात करते हैं नाभिकीय प्रक्रिया की। नाभिकीय प्रक्रिया को हम बोलते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन, अंग्रेजी में इसे कहा जाता है न्यूक्लियर रिएक्शन, नाभिकीय प्रक्रिया। नाभिकीय प्रक्रिया दो तरह की होती है, विखंडन और संलयन। तो नाम से ही पता चल रहा है, खंडन मतलब होता है टूटना। तो एक प्रक्रिया वो होगी जिसमें एक बड़ी चीज़ टूटेगी और बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ बनेंगी और साथ में मिलेगी एनर्जी, साथ में एनर्जी निकलेगी और ये एनर्जी हम यूज़ करेंगे अपने कार्य में। और दूसरा है संलयन। संलयन में बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें मिलके एक बड़ी चीज़ बनाती है और साथ में मिलती है हमें एनर्जी, और ये एनर्जी हमें जूल में, हम इसको या किलो जूल में नाप सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है इसके अंदर। और दूसरी बात, संलयन के अंदर एनर्जी ज़्यादा निकलती है लेकिन फिर भी हम विखंडन करते हैं, और वो इसलिए क्योंकि संलयन होता है बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे, जैसे 5000 डिग्री सेल्सियस, 6000 डिग्री सेल्सियस। इतना ज़्यादा तापमान धरती पे लाना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए हम विखंडन करते हैं। विखंडन रिएक्शंस यूज़ होते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर। तो इन पर थोड़ा नज़र डालते हैं। आप जैसे ये वाला देखिए, इसके अंदर हमने यूरेनियम लिया। जनरली जो हम फ्यूल यूज़ करते हैं इसमें वो यूरेनियम करते हैं, या हम इसमें प्लूटोनियम भी यूज़ करते हैं, और भी बहुत सारे फ्यूल हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं विखंडन में। तो विखंडन पे हम न्यूट्रॉन से इसको बम्बार्ड करते हैं, और न्यूट्रॉन से जब हम इसको मारते हैं तो इसका जो न्यूक्लियस है वो टूट जाता है, और ये बेरियम और क्रिप्टॉन, तो पहले ये टूटता है बेरियम और क्रिप्टॉन में, और इस रिएक्शन के अंदर साथ में बहुत सारी एनर्जी निकलती है। ये वो एनर्जी है जो हमारे काम की है। ये इस एनर्जी को हम यूज़ कर सकते हैं बिजली बनाने के लिए, और साथ में निकलते हैं 3 न्यूट्रॉन, और ये न्यूट्रॉन फिर बेरियम और क्रिप्टॉन इन पर दोबारा मारेंगे, दोबारा एक्ट करेंगे, और इस तरह से फिर ये टूटेगा, फिर उसमें न्यूट्रॉन निकलेंगे, और फिर जो पदार्थ होंगे रिएक्शन के, अभिक्रिया के, उसमें फिर टूटेंगे। तो ये एक तरह से रिएक्शन चलता चला जाता है और ये रुकता नहीं है। इसको बोलते हैं चेन रिएक्शन। अब बात करते हैं संलयन की। संलयन में जैसे आप ये देख सकते हैं यहाँ पे, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, ये हाइड्रोजन के दो अवतार हैं। एक है H12 और दूसरा है ट्रिटियम H13।
ये दोनों आपस में फ्यूज़ हो गए और मिला हमें हीलियम, और साथ में न्यूट्रॉन और साथ में एनर्जी। तो ये जो एनर्जी है ये यूज़ हो सकती है, लेकिन अगेन संलयन के लिए मुझे जो तापमान चाहिए वो बहुत ज़्यादा चाहिए, इसलिए संलयन करना उतना स्वाभाविक नहीं है, उतना प्रैक्टिकल नहीं है। तो हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर विखंडन। न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर भी हम विखंडन यूज़ करते हैं और उसे कंट्रोल अभिक्रिया के थ्रू हम बिजली बनाते हैं। तो ये हैं दोनों प्रक्रिया। अब देखते हैं कुछ गैसों के साधारण नाम जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो पहली है हास्य गैस। हास्य गैस है N2O। N2O को हम बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, इसको नाइट्रस ऑक्साइड बोला जाता है। और दूसरी है जल गैस। जल गैस बोलते हैं इसके मिक्सचर को, यहाँ पे CO बोला जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड को। कार्बन मोनोऑक्साइड एक बहुत ही डेंजरस, बहुत ही खतरनाक गैस है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है जब ऑक्सीजन की कमी होती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक बंद कमरे के अंदर मोमबत्ती जला देते हैं तो उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड बन सकती है। इसलिए कभी भी बंद कमरे के अंदर कोई चीज़ नहीं जलानी चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी के कारण कार्बन मोनोऑक्साइड बन सकती है। और ये कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे शरीर के अंदर जाती है जब हम सांस लेते हैं, और ये सांस जब हम लेते हैं तो ये हमारे जो रेड ब्लड सेल होते हैं ब्लड के अंदर, जो लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं, उनके साथ मिल जाते हैं और उसमें हीमोग्लोबिन के साथ मिलके ये एक तत्व बनाते हैं जिसको बोलते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, जो हमारे ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को कम करता है। यानी हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, हमें सांस नहीं आएगा और हमारी मृत्यु भी हो सकती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग बहुत बड़ा कारण है दुनिया में बहुत सारी डेथ्स का। और कार्बन मोनोऑक्साइड में जब मैं हाइड्रोजन मिला देता हूँ तो इसको बोलते हैं जल गैस। कोयला गैस में बहुत सारे हाइड्रोकार्बनिक गैस होते हैं, उनका यौगिकों का मिश्रण होता है, उसे बोलते हैं कोयला गैस। आंसू गैस बोलते हैं क्लोरोपिक्रिन को, और ये पेपर स्प्रे वगैरह में भी यूज़ होती है। ये जैसे ही आंखों में जाती है बहुत ज़्यादा आंसू आते हैं। दूसरा अमल वर्षा। अमल वर्षा क्या होती है? अमल वर्षा को अंग्रेजी में बोलते हैं एसिड रेन। अब इस चीज़ को ध्यान से समझिए। मान लीजिए कोई भी प्रदूषण है, मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है किसी भी प्रदूषण में, अगर इसके साथ पानी मिल जाए तो ये बन जाएगा कार्बोनिक एसिड। इसी तरह प्रदूषण के अंदर नाइट्रोजन ऑक्साइड भी होती है, इसमें अगर पानी मिल जाए तो ये बना देगा नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3। इसी तरह अगर सल्फर डाइऑक्साइड का प्रदूषण है, उसमें पानी मिल जाएगा तो ये बना देगा H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल। तो जब इतने सारे अम्ल वातावरण में बन जाएंगे तो बारिश के साथ नीचे आ जाएंगे और उसे बोलते हैं अमल वर्षा। अमल वर्षा खेती बाड़ी या धातु, घर गृहस्थी, बहुत सारी चीज़ें ख़त्म कर सकती है और बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, ख़तरनाक है हमारे लिए, और हमें प्रदूषण को इसीलिए कंट्रोल करना चाहिए। गोबर गैस। गोबर गैस के अंदर जैविक गैस या बायोगैस भी बोलते हैं जैविक गैस को, इसमें होती है मीथेन गैस। तो मेनली मीथेन होती है, और भी गैस होती हैं लेकिन मेन आपको लिखना है मीथेन। CH4 को बोलते हैं मीथेन। और जो भोपाल गैस हादसा हुआ था उसमें जो गैस लीक हुई थी जिससे लगभग 20,000 लोग मारे गए थे, वो थी मिथाइल आइसोसाइनेट। तो ये भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि भोपाल गैस हादसे में कौन सी गैस लीक हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल आइसोसाइनेट को इस तरह से लिखा जाता है CH3NCO। अगर आपको ऑप्शन में ये ना मिले तो हो सकता है आपको यौगिक के रूप में मिले, तो इसका यौगिक का जो फार्मूला है वो है CH3NCO। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। मीथेन और इथेन अगर हम मिला देते हैं, मीथेन को बोलते हैं CH4 और इथेन को बोलते हैं C2H6, और इन दोनों को अगर हम मिला देते हैं तो उसे बोला जाता है प्राकृतिक गैस यानी नेचुरल गैस। तो ये डायरेक्ट एक MCQ क्वेश्चन है। और पेट्रोलियम गैस को बोलते हैं प्रोपेन, और ब्यूटेन को अगर हम मिला दें, प्रोपेन होता है C3H8 और ब्यूटेन होता है C4H10। अगर हम इन दोनों को मिला दें तो उसे बोला जाता है पेट्रोलियम गैस। इतना ही नहीं, जो आप घरों में LPG यूज़ करते हैं, LPG गैस का सिलेंडर आता है, तो LPG गैस होती है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसका जो फुल फॉर्म है वो है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और ये होती है गैस ब्यूटेन। यानी हमारे सिलेंडरों में घर के जो गैस भरी जाती है वो है ब्यूटेन, और इस गैस की कोई गंध नहीं होती, कोई सुगंध नहीं होती। तो अगर ये लीक हो जाए तो पता नहीं चलेगा, इसीलिए इसके अंदर हम एक यौगिक डालते हैं, उस यौगिक को बोलते हैं इथाइल मरकैप्टन, जो होता है C2H5SH। इसको बोलते हैं इथाइल मरकैप्टन या थायोइथेनॉल। इसके दो नाम हैं। तो इसका पहला नाम है
इथाइल, आप ये लिख सकते हैं, इथाइल मरकैप्टन, और दूसरा इसका नाम है थायोइथेनॉल। कुछ गैसें ऐसी हैं जो हमारी धरती का तापमान बढ़ा देती हैं, क्योंकि ये जो ऊष्मा है उसे एब्जॉर्ब कर लेती हैं और धरती को गर्म करती हैं। इन्हें बोलते हैं हरित हाउस गैस। हरित हाउस गैस यानी ग्रीन हाउस गैस। तो ग्रीन हाउस गैस के नाम हैं जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे ज़्यादा जो ग्रीन हाउस गैस सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। मीथेन गैस CH4 हम देख चुके हैं, जो गोबर गैस के अंदर भी होती है, मीथेन गैस। नाइट्रस ऑक्साइड, ये भी नाइट्रस ऑक्साइड होती है NO। ओजोन, ओजोन को हम बोलते हैं O3। और ओजोन अल्ट्रा वायलेट किरणों को फिल्टर करता है। अल्ट्रा वायलेट जो किरणें हैं, तरंगे हैं, उन्हें फिल्टर करता है ओजोन। और अगर ये अल्ट्रा वायलेट किरणें फिल्टर ना करे ओजोन, तो हमारे धरती पे सब कुछ खत्म हो सकता है, क्योंकि अल्ट्रा वायलेट किरणें बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होती हैं। उसके बाद CFC को बोला जाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। तो ये सारी हैं हरित हाउस गैस। अब बात करते हैं परमाणु संरचना की, यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो 1808 में ब्रिटेन के भौतिक शास्त्री सर जॉन डाल्टन ने बताया कि पदार्थ अत्यंत छोटे छोटे अविभाज्य कणों से मिलकर बनता है, जिन्हें परमाणु कहते हैं। परमाणु मतलब एटम। इसका स्वतंत्र अस्तित्व संभव है। बाद में प्रसिद्ध वैज्ञानिक जे थॉमसन और रदरफोर्ड ने बताया कि परमाणु अविभाज्य नहीं है, बल्कि यह छोटे छोटे आवेशित कणों से मिलकर बनता है। आधुनिक अवधारणा के अनुसार परमाणु धनावेशित प्रोटॉनों, ऋणावेशित इलेक्ट्रॉनों और उदासीन न्यूट्रॉनों से मिलकर बनता है। परमाणु के केंद्र में एक नाभिक होता है, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित रहते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। परमाणु का समस्त द्रव्यमान इसके नाभिक में केंद्रित रहता है। तो मैं आपको ये डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जॉन डाल्टन ने क्या कहा। जॉन डाल्टन ने यह कहा कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, उनमें सबसे छोटी चीज़ होती है परमाणु, और परमाणु से छोटा कुछ भी नहीं है। लेकिन ये सत्य नहीं था, क्योंकि परमाणु के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर ये परमाणु है तो इसके बीच में होता है न्यूक्लियस, जिसे बोलते हैं नाभिक। और ये नाभिक में परमाणु का पूरा द्रव्यमान होता है, यानी पूरा जो मास होता है, पूरा जो वजन होता है, वो इसके सेंटर में होता है, नाभिक के अंदर। और इलेक्ट्रॉन साइड में सिर्फ चक्कर लगाता है। तो ये इलेक्ट्रॉन होता है जो साइड में चक्कर लगाता है, और जो बीच में होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है और धनावेशित होता है प्रोटॉन। बीच में प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज। और प्रोटॉन के साथ साथ उदासीन न्यूट्रॉन होता है, यानी इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, ये न्यूट्रल है, तो ये होता है न्यूट्रॉन। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बीच में होते हैं। तो ये मैं आने वाले डायग्राम में आपको क्लियर करूंगा। तो ये पता कैसे चला हमें, क्योंकि जो रदरफोर्ड था उसने एक एक्सपेरिमेंट किया, एक प्रक्रिया की लैब के अंदर। उसने एक गोल्ड फॉइल लिया। ये गोल्ड फॉइल बहुत ही पतला था, बिल्कुल इसका साइज उतना ही था जितना एक एटम का होता है। तो 10⁻⁻10 मीटर इसकी डायमेंशन थी। और इसने अल्फा पार्टिकल्स को इस गोल्ड फॉइल पे मारा, यानी कि एक एटम के ऊपर मारा। तो इसने देखा ज़्यादातर जो किरणें निकली इसमें से वो सीधी चली गई। इसका मतलब ये अगर एक परमाणु है और ये उसका नाभिक है बीच में, तो इसमें से ज़्यादातर किरणें सीधी चली गई, यानी उनके अंदर कोई भी प्रभाव नहीं हुआ। इससे ये पता चलता है कि पूरा परमाणु ज़्यादातर खाली रहता है। तो 90% एक तरह से खाली है वो, तो किरणें सीधी निकल गई। लेकिन कुछ किरणें थीं जो नाभिक से टकराकर वापस आ गई। इससे ये पता चला कि पूरा परमाणु खाली नहीं है और इसका जो नाभिक है उसमें वजन है। उसके बाद कुछ किरणें ऐसी थीं जो अपने रास्ते से भटक गई। तो ये किरण अगर सीधी आ रही है, मान लीजिए कोई परमाणु है, ये उसका नाभिक है, इस पे किरण कोई आई तो ये ऐसे निकल गई, यानी कि ये डिफ्लेक्ट हो गई अपने रास्ते से। सीधा जाना चाहिए था लेकिन ये बिखर गई, तो ये मुड़ गई। और ये मुड़ी इसलिए क्योंकि जो अल्फ़ा रेज हैं, अल्फ़ा पार्टिकल, जो तरंगे इसने परमाणु के ऊपर मारी, वो थी पॉजिटिवली चार्ज। उन पे चार्ज था प्लस, और दो प्लस आपस में हमेशा एक दूसरे से दूर भागते हैं। लेकिन अगर एक प्लस और एक माइनस है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर जो सेंटर है, यहाँ पर भी होता है प्लस। तो प्लस और प्लस दोनों दूर भगाया, यानी ये जो तरंगे आ रही थी
ये अपना रास्ता बदल लिया इन्होंने। तो ये है परमाणु का डायग्राम जो रदरफोर्ड ने किया, और इससे हमें कई चीज़ें पता चली। तो 1911 में ये एक्सपेरिमेंट किया, और रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल बहुत ही बड़ी क्रांति इस क्षेत्र के अंदर आई। तो ये अंग्रेजी भौतिक शास्त्री थे रदरफोर्ड। इन्होंने जो अल्फा कण थे उनकी बमबारी करके परमाणु संरचना के संदर्भ में महत्वपूर्ण निष्कर्ष प्राप्त किए। पहला था कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ, ये परमाणु है और इसके बीच में होता है नाभिक। ये नाभिक खोखला नहीं होता, नाभिक वजनी होता है, सारा वजन नाभिक में होता है, और पूरा का पूरा ये खोखला है क्योंकि इसमें से सीधी किरणें निकल गई और कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। दूसरा, परमाणु के केंद्र में अति सूक्ष्म स्थान में एक घणावेशित भाग है और वो घणावेशित भाग है नाभिक। और तीसरा, धनावेश अत्यंत सघन व दृढ़ भाग में संकेंद्रित है जिसे नाभिक कहते हैं। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। तो मैं ये आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा। अब देखिए, ये है रदरफोर्ड मॉडल। आप, ये है पूरा परमाणु, परमाणु के बीच में ये है नाभिक। तो नाभिक में आप देख सकते हैं एक तो प्रोटॉन है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, और एक न्यूट्रॉन है जो उदासीन है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, यानी ये न्यूट्रल है, ना तो प्लस है और ना ही माइनस है। लेकिन चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगा रहे हैं इनके ऊपर है नेगेटिव। और आप देख सकते हैं ये जो सारा पार्ट है ये सब खाली है, ये देखिए ये सारा खाली है। तो ज़्यादातर परमाणु खोखला होता है, बीच में सिर्फ इसका जो वजन है वो सिर्फ बीच में होता है नाभिक के अंदर, और नाभिक में होते हैं प्रोटॉन जो पॉजिटिव हैं और उदासीन न्यूट्रॉन, और साइड में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इसको बोलते हैं परमाणु संरचना। तो यहां हम देख सकते हैं, अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं, इलेक्ट्रॉन के ऊपर सापेक्ष आवेश -1, यानी इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है -1, और प्रोटॉन होता है +1, और जो एटम है, जो परमाणु है, वो ना तो नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव। उसका कारण ये है जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, यानी कि जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव चार्ज है। और इसका जो द्रव्यमान है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कुछ नहीं होता, प्रोटॉन का होता है 1 और न्यूट्रॉन का भी होता है 1। इससे ये पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज तो है, सापेक्ष आवेश है, लेकिन इसके पास द्रव्यमान नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन का काम है सिर्फ साइड में चक्कर लगाना और नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाना, और इनका कोई भी वजन नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन का कई बार ये भी पूछते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का आविष्कार किसने किया, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किया एक बहुत ही महान साइंटिस्ट ने जिनका नाम है जे थॉमसन। जे थॉमसन ने आविष्कार किया। न्यूट्रॉन का आविष्कार किया चार्डविक ने, और प्रोटॉन का आविष्कार किया गोल्डस्टाइन ने। तीनों बहुत ही महान वैज्ञानिक हैं, इनमें नोबेल प्राइज भी दिया गया था, और ये तीनों के नाम आपको पता होने चाहिए। अब बात करते हैं बोहर मॉडल की, परमाणु का बोहर मॉडल। देखिए, ये जो साइंटिस्ट थे इनका नाम था नील बोहर। नील बोहर नाम के बहुत ही महान साइंटिस्ट थे। रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल था उसमें कुछ कमियां थी, उसको दूर करने का प्रयास किया डेनमार्क के भौतिक शास्त्री नील बोहर ने। इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन केवल कुछ ऐसी सुनिश्चित कक्षाओं में घूमते हैं जिनमें उनकी ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं होता। इन्हें स्थायी कक्षाएं या स्टेबल ऑर्बिट कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन किसी उच्च ऊर्जा वाली कक्षा से निम्न ऊर्जा वाली कक्षा में लौटता है तो वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। इसका कहने का मतलब ये है, मान लीजिए ये कोई भी एक परमाणु है और ये उसका नाभिक है। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है और दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। जब भी इलेक्ट्रॉन किसी उच्च ऊर्जा वाली कक्षा से निम्न ऊर्जा वाली कक्षा में आएगा, मान लीजिए उच्च ऊर्जा वाली कक्षा जो है उसमें जो एनर्जी है वो है मान लीजिए 100 मेगाजूल, और नीचे वाली में है मान लीजिए 20 मेगाजूल। ये मैं सिर्फ उदाहरण को समझाने के लिए बता रहा हूँ, असली में इतनी नहीं होती। तो यानी कि दोनों में जो फर्क है वो है 80 मेगाजूल। तो इलेक्ट्रॉन ये 80 मेगाजूल को रिलीज करेगा, ये एनर्जी को छोड़ेगा। किस रूप में छोड़ेगा? चुंबकीय तरंगों के रूप में छोड़ेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन जो इसका ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा चुंबकीय तरंगों के रूप में। और इलेक्ट्रॉन केवल कुछ ही सुनिश्चित कक्षाओं में घूमते हैं। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन कहीं भी घूम सकता है, इन्हें ऑर्बिट्स कहा जाता है। यानी कि जो घूमने के लिए जो रास्ता है वो एकदम फिक्स है इलेक्ट्रॉन का, इसी में वो घूम सकता है, इससे बाहर नहीं घूम सकता, और इसे बोला जाता है स्टेबल ऑर्बिट या स्थायी कक्षाएं।
तो बात करते हैं कुछ परमाणु की। देखिए, जब परमाणु मिलते हैं तो बन जाता है अणु। मैं उदाहरण देता हूं, यहां पर देखिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का H था सिर्फ, ये एक परमाणु है, और दूसरा परमाणु, दोनों मिल गए तो एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बन गया यानी अणु। तो अणु को बोलते हैं अंग्रेजी में मॉलिक्यूल और परमाणु को बोलते हैं एटम। तो एटम मिलके बनाते हैं मॉलिक्यूल यानी परमाणु मिलके बनाते हैं अणु। तो आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन ले लीजिए, तो ये ऑक्सीजन का एक एटम है O, ये है O यानी दो परमाणु हैं और दोनों मिलके बनाएंगे एक अणु यानी O2। तो इस तरह परमाणु और ये अणु है और इनमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं पानी की बात करूं तो पानी में दो परमाणु हैं। पानी बोलते हैं H2O को। तो इसके अंदर क्या मैं बोल सकता हूं, दो परमाणु हैं हाइड्रोजन के और एक परमाणु है ऑक्सीजन का, और इन दोनों ने मिलकर बना दिया H2O, और ये है एक अणु पानी का। यानी 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज मेड बाय 2 मॉलिक्यूल ऑफ 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। एक पानी का अणु बना है हाइड्रोजन के दो परमाणु से और एक ऑक्सीजन के परमाणु से। इसी तरह ये है कार्बन डाइऑक्साइड का अणु, और ये बना है ऑक्सीजन के दो परमाणु से और एक कार्बन के परमाणु से। अब बात करते हैं द्रव्यों की। द्रव्य दो तरह के होते हैं, एक मिश्रण और दूसरा शुद्ध पदार्थ। मिश्रण आप जानते हैं जिसमें हम द्रव्यों को मिला देते हैं आपस, जिनमें बहुत सारी चीज़ों को हम मिक्स कर देते हैं आपस में। और मिश्रण भी दो तरह का होता है, समांगी मिश्रण जिसे होमोजीनस मिक्सचर कहा जाता है, और विषमांगी मिश्रण जिसमें अलग अलग चीज़ें मिलाई जाती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप पानी के अंदर दूध मिला देंगे तो वो एक समांगी मिश्रण है। आप अगर पानी के अंदर नमक मिला देंगे तो वो समांगी मिश्रण है। तो वो होमोजीनस मिक्सचर है, यानी उसमें जो चीज़ आपने मिक्स करी है आप ये नहीं बता पाएंगे कि कौन कौन सी चीज़ें मिक्स करी हैं, और जो मिक्सचर है वो बहुत ही ज़्यादा एकदम साफ दिखेगा आपको, उसमें दोनों बहुत अच्छे से घुल मिल जाएंगे। विषमांगी मिश्रण होता है हेट्रोजीनस मिक्सचर, इसमें बहुत अलग अलग तरह की चीज़ें मिलाई जाती हैं और इसमें जो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है, जिन चीज़ों को हम मिक्स कर रहे हैं वो रिटेन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप पानी में कोई ऐसा तत्व मिला दें जिससे वो क्लैरिटी चली जाए उसमें, जैसे फॉर एग्जांपल आप पानी में अगर मिट्टी डाल दें तो वो एक तरह का हेट्रोजीनस मिक्सचर है यानी विषमांगी मिश्रण है। अब बात करते हैं शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ हमारे दो तरह के होते हैं, एक तत्व और दूसरा यौगिक, यानी एक एलिमेंट और दूसरा कंपाउंड। तत्व को बोला जाता है एलिमेंट और यौगिक को बोला जाता है कंपाउंड। तो इन पर नजर डालते हैं ये होते क्या हैं। तो हम द्रव्य को शुद्ध पदार्थ तथा मिश्रण में वर्गीकृत कर सकते हैं। द्रव्य का वर्गीकरण तत्व, यौगिक और मिश्रण में भी किया जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं तत्व। वह पदार्थ जो ना तोड़ा जा सकता है और ना ही दो या अधिक साधारण पदार्थों से भौतिक या रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा बनाया जा सकता है, तत्व कहलाता है। उदाहरण तांबा, चांदी, हाइड्रोजन। कहने का मतलब जो भी आप तत्व ले लीजिए, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, लिथियम, कॉपर, आयरन, आप कोई भी तत्व ले लीजिए, इसे तोड़ा नहीं जा सकता और ये है तत्व। इसे ना ही तोड़ा जा सकता है और ना ही दो या अधिक साधारण पदार्थों से भौतिक या रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा बनाया जा सकता है। हम ना इसे बना सकते ना इसे तोड़ सकते, वो है तत्व। और बहुत सारे तत्व मिलके बनाते हैं यौगिक। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो दो या अधिक तत्वों का निश्चित अनुपात में संयोजन यौगिक कहलाता है। यह किसी विधि द्वारा दो या अधिक तत्वों में विभाजित किया जा सकता है। इन यौगिकों के गुण धर्म इनके घटक तत्वों से बिल्कुल ही भिन्न होते हैं। उदाहरण जल, शर्कर, लवण, क्लोरोफॉर्म एटसेट्रा। तो मैं ये बता देता हूँ ये क्या कहना चाह रहा है यौगिक में। फॉर एग्जाम्पल आप कोई तत्व ले लीजिए, आपने हाइड्रोजन लिया, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ मिक्स कर दिया तो इसने बना दिया जल यानी पानी। तो जल है यौगिक और ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है, ये तत्व हैं। यानी तत्वों से मिलके बनता है यौगिक। और यौगिक में जब यौगिक एक बार बन जाता है तो वो तत्वों जैसा बिल्कुल नहीं रहता। यौगिक की जितनी भी क्वालिटी हैं वो तत्वों से बिल्कुल भिन्न होती हैं। तो यौगिकों के गुण धर्म इनके घटक तत्वों से बिल्कुल ही भिन्न होते हैं। तो अब बात करते हैं मिश्रण। मिश्रण क्या होता है, देखिए, जब हम किसी भी दो या अधिक पदार्थ, तत्व या यौगिकों को अनिश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो प्राप्त होने वाले पदार्थों को मिश्रण कहा जाता है। यानी कोई मिक्सचर बनाने के लिए, कोई मिश्रण बनाने के लिए हम या तो दो तत्वों को मिलाएंगे,
या यौगिकों को मिलाएंगे या पदार्थों को मिलाएंगे। तो मिश्रण में घटकों का गुणधर्म अपरिवर्तित रहता है। उदाहरण पेट्रोल, वायु, औषधि। मिश्रण को समांगी या असमांगी कहा जाता है, तो इसे दो प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप अगर मान लीजिए दो तत्वों को मिला दें तो आपको यौगिक मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने अगर लेटस से कार्बन को मिला दिया, कार्बन का परमाणु मिला दिया ऑक्सीजन के परमाणु से, यहाँ पे जो कार्बन है ये तत्व है और ऑक्सीजन भी तत्व है। तो ऑक्सीजन के तत्व अपने आप को एक अणु की तरह प्रेजेंट करते हैं, यानी O2, तो ये बन गया कार्बन डाइऑक्साइड CO2, और CO2 एक यौगिक है। लेकिन क्या CO2 की जो क्वालिटी है वो कार्बन और ऑक्सीजन से मिलेंगी? बिल्कुल नहीं मिलेंगी। लेकिन अगर मान लीजिए आपने कोई मिश्रण लिया, तो मिश्रण में जिन चीज़ों को आप मिला रहे हैं उनकी जो क्वालिटी है वो जरूर उससे मिलेगी जो चीज़ हम मिला रहे हैं। ये फर्क है मिश्रण में और यौगिक में। अब बात करते हैं कुछ रिएक्शन की। पहला है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, यानी ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण कुछ नहीं है, अगर दो चीजों को हम ऑक्सीकरण बोलते हैं, या तो आप हाइड्रोजन को निकाल दीजिए या ऑक्सीजन को जोड़ दीजिए, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो यह एक ऐसा प्रक्रम है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से मिल जाता है अथवा उसकी हाइड्रोजन निकल जाती है। या तो हाइड्रोजन को निकाल दीजिए या ऑक्सीजन को जोड़ दीजिए। तो दूसरे शब्दों में ऑक्सीकरण वह प्रक्रम है जिसमें पदार्थों के इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं। ऑक्सीकारक पदार्थ वे पदार्थ हैं जो दूसरे पदार्थों को ऑक्सीकृत कर देते हैं, जैसे पोटेशियम परमैंगनेट, नाइट्रिक अम्ल एटसेट्रा। आप अगर कोई भी चीज़ जलाएंगे यानी आप उसका ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मान लीजिए शराब को जला देते हैं, यानी C2H5OH, और आपने इसको जला दिया ऑक्सीजन से, तो शराब जल जाएगी और अंत में मिलेगा सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। ये भी एक तरह का ऑक्सीडेशन है। दूसरा होता है अपचयन। अपचयन मतलब बिल्कुल उल्टा, यानी हाइड्रोजन को या तो जोड़ दीजिए या ऑक्सीजन को निकाल दीजिए, इसको बोला जाता है अपचयन। तो अपचयन एक ऐसा प्रक्रम है जिसमें ऑक्सीजन निकलती है और हाइड्रोजन का संयोग होता है। तो बिल्कुल उल्टे हैं। ऑक्सीडेशन के अंदर यानी ऑक्सीकरण के अंदर हाइड्रोजन निकाल दिया जाता है, ऑक्सीजन जोड़ दिया जाता है। लेकिन अपचयन में हाइड्रोजन को जोड़ दिया जाता है और ऑक्सीजन को निकाल दिया जाता है। तो आधुनिक परिभाषा के अनुसार अपचयन वह प्रक्रम है जिसमें पदार्थ के इलेक्ट्रॉन अधिक हो जाते हैं। अपचायक वे पदार्थ हैं जो दूसरे पदार्थों का अपचयन करते हैं तथा वे स्वयं ऑक्सीकृत हो जाते हैं, जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन कार्बन एटसेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल बताता हूँ इसमें। अगर आपको घी बनाना है, मान लीजिए अगर आपको घी बनाना है, तो घी बनता है तेल से। तो तेल में आप हाइड्रोजन अगर डाल दें तो वो घी बन जाता है। ये एक सबसे बढ़िया उदाहरण है अपचयन का। अपचयन मतलब आप हाइड्रोजनेशन आपने कर दिया तेल का, तो वो घी बन गया, वसा बन गई। घी मतलब वसा। तो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो एग्जाम में भी पूछा जाता है कि जो कंपनी है उनमें घी कैसे बनाया जाता है। आप जो घर में घी खाते हैं, जैसे दोआबा घी, रथ घी, डालडा घी, कोई भी घी खाते हैं, तो वो कंपनी में कैसे बनता है? तो उसके पहले तेल ले लिया जाता है और ये तेल, इसमें हाइड्रोजन जोड़ दिया जाता है, यानी ये एक तरह का अपचयन है, रिडक्शन है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन का जोड़ना और ऑक्सीजन का निकलना, इसको बोलते हैं अपचयन। और उसका उल्टा, हाइड्रोजन का निकलना और ऑक्सीजन का जुड़ना, इसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण। अब बात करते हैं विलय, विलयन और विलायक की। इसको पहले मैं सिंपल भाषा में समझा देता हूं आपको ये क्या है। मान लीजिए आपने पानी ले लिया और पानी के अंदर नमक डाल दिया, ठीक है? तो और आपने ये एक बर्तन में डाल दिया। पहले आपने पानी डाला, उसमें ये नमक डाल दिया और मिला दिया। तो पानी जो है वो है विलयन, नमक है विलय, और पानी के अंदर आपने डाला, पानी है विलायक, विलयन नहीं, पानी है विलायक। विलायक और विलय जब मिलते हैं तो बन जाता है विलयन। तो पानी में नमक अगर डल जाए तो वो विलयन है। सिर्फ पानी, अगर मैं सिर्फ पानी लूं तो वो विलायक है, और नमक है विलय। कहने का मतलब, जो चीज़ ज़्यादा मात्रा में होती है, जब आप पानी के अंदर नमक मिला रहे हैं तो पानी जो है वो ज़्यादा मात्रा में है तो वो विलायक है, नमक है विलय, और दोनों मिलके बना देते हैं विलयन यानी सल्यूशन। तो ये है तीनों में फ़र्क। इसी तरह से आप कोई भी ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए मैं दूध लेता हूँ, मिल्क, और दूध में चीनी डाल देता हूँ, तो दूध ज़्यादा मात्रा में है,
दूध हो गया विलायक और चीनी हो गई विलय, और दोनों से मिलके बन गया मीठा दूध, तो ये मीठा दूध क्या है? विलयन। तो बड़ा ही आसान है ये कंसेप्ट समझना, और इस तरह से आप कोई भी वो कर सकते हैं। यदि विलय का अनुपात कम हो तो विलयन तनु कहलाता है, और यदि विलय का अनुपात अधिक हो तो विलयन सांद्रित कहलाता है, जिसे कंसंट्रेटेड सोल्यूशन भी बोलते हैं। किसी विलायक द्वारा विलय पदार्थ को घोलने की क्षमता को ही उसकी विलयता यानी सोल्यूबिलिटी कही जाती है। तो ये अणु को मैं आपको बता चुका हूं, अणु क्या होते हैं। तो पदार्थ अणुओं से मिलकर बने होते हैं और अणु परमाणुओं से। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हाइड्रोजन देखें तो ये एक अणु है, और ये किससे बना है? 2 परमाणु से बना है। अणु किसी पदार्थ के वे सूक्ष्मतम कण होते हैं जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं और उसमें पदार्थ के समस्त गुण उपस्थित रह सकते हैं। दूसरा, अणुभार। अणुभार क्या है? अणुभार है मॉलिक्यूलर वेट। किसी पदार्थ का अणुभार वह संख्या है जो यह प्रदर्शित करता है कि उस पदार्थ का एक अणु कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु के भार के 1/12वें भाग से कितना गुना भारी है। तो देखिए, इसमें ये डेफिनेशन बहुत ही कंफ्यूजिंग है। मैं आपको बहुत ही सिंपल शब्दों में बता देता हूँ मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है या अणुभार क्या होता है। आपने कोई अणु लिया, मान लीजिए आपने हाइड्रोजन लिया, इसका अणुभार बताना है आपको। तो इसमें 2 परमाणु हैं, यानी आप इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का जो भार है, परमाणु भार, वो होता है 1, यानी कि इसका अणुभार कितना हो गया? 2 × 1 यानी 2। इसी तरह आप कोई और ले लीजिए, मान लीजिए आप नाइट्रोजन ले लीजिए। नाइट्रोजन होता है N2, तो इसमें नाइट्रोजन N2 को आप कैसे लिख सकते हैं? इसलिए 2 परमाणु से मिलकर बना है, यानी इसे 2 × 2 टाइम्स नाइट्रोजन लिख सकते हैं आप इसे। तो नाइट्रोजन का जो परमाणु भार है वो होता है 7, यानी कि ये हो गया 2 × 7, यानी इसका अणुभार हो गया 14। पानी को ले लीजिए, पानी होता है H2O, तो पानी में H2 यानी 2 हाइड्रोजन यानी 2 × H प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, तो 16 × हाइड्रोजन का होता है 1, तो ये हो गया 16 + 2 यानी 18। इसी तरह किसी का भी बड़े ही आसानी से आप अणुभार निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं ग्राम अणुभार की। तो जब किसी पदार्थ के अणुओं का भार ग्राम में प्रदर्शित किया जाता है तो उसे ग्राम अणुभार कहते हैं। प्रत्येक पदार्थ के 1 ग्राम अणु में उस पदार्थ के 6.023 × 10⁻23 अणु होते हैं। इसे बोला जाता है अवोगाड्रोज नंबर, अवोगाड्रो की संख्या। अवोगाड्रो की संख्या एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है, तो अवोगाड्रो संख्या आपको याद रखनी है। और मैं ये बता देता हूँ अवोगाड्रो संख्या क्या होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ग्राम में, जैसे ये जो यूनिट आई यहाँ पे, जैसे मैंने बताया पानी का जो अणुभार है वो है 18, ये 18 ग्राम नहीं है, ये 18 मॉलिक्यूलर यूनिट है, एटॉमिक मास यूनिट है। लेकिन अगर मैं ग्राम में देना चाहूँ अणुभार, तो फिर मैं उसमें बताऊंगा कि उसमें कितने अणु हैं। फॉर एग्जाम्पल, 1 ग्राम अणु में उस पदार्थ के 6.023 6.023 गुना 10⁻23 अणु होते हैं। इतने ज़्यादा अणु होते हैं 1 ग्राम अणु में। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूँ 1 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में, 1 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कितने कार्बन डाइऑक्साइड के कितने अणु हैं, तो 6.023 × 10⁻23 अणु हैं। तो ये आपको याद रखना है, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट या ग्राम अणुभार क्या होता है। इसके बाद बात करते हैं परमाणु क्रमांक की। परमाणु क्रमांक मतलब एटॉमिक नंबर। तो किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहते हैं। परमाणु क्रमांक होता है प्रोटॉनों की संख्या या इलेक्ट्रॉनों की संख्या, क्योंकि आप जानते हैं जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। तो ये आप इसे किसी भी चीज़ की संख्या बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन का है 1, हीलियम का है 2, लिथियम का है 3, इस तरह से आप आगे बढ़ते जाइए। कार्बन का है 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9 और नियॉन का 10। तो आप ये बेरिलियम का 4, बोरोन का 5, इस तरह से ये है इनकी परमाणु क्रमांक। एक चीज़ और याद रखनी है, अगर मैं कोई भी तत्व लूँगा, मान लीजिए मैंने कार्बन लिया, तो इसका मैं परमाणु क्रमांक हमेशा नीचे लिखूंगा, यानी इसको मैं लिखूंगा कार्बन 6, और इसका जो द्रव्यमान संख्या है वो मैं हमेशा ऊपर लिखूंगा, यानी कार्बन को लिखा जाता है C612। इसी तरह ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को मैं लिखता हूं O816, नाइट्रोजन को लिखता हूं O714, यानी कि द्रव्यमान संख्या हमेशा ऊपर लिखी जाती है
और परमाणु क्रमांक हमेशा नीचे लिखा जाता है। ये कंसेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं द्रव्यमान संख्या क्या होती है। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों व न्यूट्रॉनों की संख्याओं का योग द्रव्यमान संख्या कहलाता है। द्रव्यमान संख्या प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या। तो आपको मैं एक क्वेश्चन देता हूं। मान लीजिए मैं आपको बोलूं कि ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन को लिखते हैं O816, यानी इसमें 8 है परमाणु क्रमांक और 16 है द्रव्यमान संख्या। अब मैं आपसे पूछूं इसके अंदर मुझे बताइए उदासीन न्यूट्रॉन कितने हैं। न्यूट्रॉन कितने हैं? तो न्यूट्रॉन क्या होंगे? आप जब न्यूट्रॉन पता करने का सबसे अच्छा तरीका यह है, आप द्रव्यमान संख्या में से परमाणु क्रमांक निकाल दीजिए। तो द्रव्यमान संख्या यानी मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर विल गिव यू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दे देगा। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन में 16 में से 8 घटा दीजिए, 8 न्यूट्रॉन है। कार्बन में 12 में से 6 घटा दीजिए, 6 न्यूट्रॉन है। नाइट्रोजन में 14 में से 7 हटा दीजिए तो 7 न्यूट्रॉन है। तो यदि मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो इसके अंदर 8 प्रोटॉन है, 8 ही इलेक्ट्रॉन है और 8 न्यूट्रॉन है। कार्बन की बात करूं 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन, 6 न्यूट्रॉन। नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन, 7 प्रोटॉन, 7 न्यूट्रॉन। इस तरह किसी की भी आप बड़े ही आसानी से एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक या द्रव्यमान संख्या निकाल, अगर पता है आपको तो आप तीनों निकाल सकते हैं। आप उसमें इलेक्ट्रॉन भी बता सकते हैं कितने हैं, प्रोटॉन भी बता सकते हैं और उदासीन न्यूट्रॉन भी बता सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं परमाणु भार की, एटॉमिक वेट। तो किसी तत्व का परमाणु भार वह संख्या है जो प्रदर्शित करती है कि तत्व का एक परमाणु कार्बन परमाणु के 1/12 भाग से कितना गुना भारी है। तो परमाणु भार बहुत ही आसान है। आप इसको एटॉमिक वेट को इस तरह से देख सकते हैं। मान लीजिए मैं एक एटम लेता हूं ऑक्सीजन का O, तो इसका परमाणु भार है 8, लेकिन इसका अनुभार कितना है O2 यानी 16। तो किसी का भी बड़े ही आसानी से आप निकाल सकते हैं और बहुत ही आसान है। ऑक्सीजन का अगर मैं ऑक्सीजन का मैं एटॉमिक नंबर लूंगा यानी परमाणु क्रमांक तो वो 8 है और ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 है, तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का 32 हो जाएगा, इंटू 2 यानी 32। तो मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं आज, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। मान लो अगर मुझे ऑक्सीजन की बात करनी है, ऑक्सीजन को मैं कैसे लिखता हूं? ऑक्सीजन को मैं लिखता हूं O816 यानी इसका जो भार है, द्रव्यमान संख्या है, वो है 16। अब अगर मुझे सिर्फ ऑक्सीजन की द्रव्यमान संख्या बतानी है तो 16, लेकिन अगर ऑक्सीजन की बतानी है तो ऑक्सीजन तो हमेशा O2 के रूप में रहता है, यानी 2 परमाणु है इसमें, तो इसकी हो जाएगी 32। तो ये 32 है इसका एटॉमिक वेट यानी परमाणु भार। ये मॉलिक्यूलर वेट है और O16 इसका परमाणु भार है। तो परमाणु भार होगा सिर्फ परमाणु का और अणु भार होगा पूरे अणु का। तो मैं इसका एक एग्जांपल और दे देता हूं आपको। जैसे मान लीजिए अगर आप नाइट्रोजन की बात करते हैं N2, तो नाइट्रोजन को हम लिखते हैं N714। तो अगर मैं पूछूं इसका मास नंबर कितना है, इसका अणुभार बताइए, तो अणुभार होगा इसका N2 यानी इसका मास है 14, तो 14 इंटू 2 यानी अणुभार हो गया 28। लेकिन परमाणु भार कितना है? परमाणु भार है 14, क्योंकि ऊपर लिखा है 14। तो अब बात करते हैं समस्थानिक की। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। समस्थानिक क्या होते हैं? किसी तत्व के परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान है और परमाणु भार भिन्न है, उन्हें बोलते हैं समस्थानिक। जैसे हाइड्रोजन के 3 हैं। अब हाइड्रोजन का H11, H12 और H13। अब आप जानते हैं नीचे हम क्या लिखते हैं? परमाणु क्रमांक, और ऊपर लिखते हैं परमाणु भार। तो इनके सबके एक 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 है नीचे, यानी नीचे वाले नंबर सेम है, ऊपर वाले डिफरेंट है, यानी सबके परमाणु क्रमांक समान है और परमाणु भार भिन्न है। इन्हें बोलते हैं समस्थानिक। तो इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछूं, ये यूरेनियम है। एक यूरेनियम होता है U92-235 और एक होता है U92-238। अब इनमें आप नीचे वाला नंबर देखिए सेम है एकदम, ऊपर वाला अलग है, यानी ये भी हो गए समस्थानिक। इसके बिल्कुल उल्टे हैं संभारिक। संभारिक मतलब जिनमें ऊपर वाले नंबर सेम होंगे, नीचे वाले अलग अलग होंगे, यानी इनका जो परमाणु भार है वो सेम होगा और परमाणु क्रमांक है वो अलग अलग होगा। तो भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न परंतु द्रव्यमान संख्या समान होते हैं, वो संभारिक कहलाते हैं। कार्बन तथा नाइट्रोजन की द्रव्यमान संख्या 14 है, अतः ये संभारिक हैं। वैसे तो कार्बन को हम लिखते हैं 612, लेकिन कार्बन की एक खास वैरायटी होती है जिसको हम लिखते हैं कार्बन 614, और नाइट्रोजन होता है नाइट्रोजन 714। तो 7 हो गया परमाणु क्रमांक और 14 हो गया परमाणु भार, और कार्बन का 6 हो गया
परमाणु क्रमांक और 14 हो गया परमाणु भार। तो ये दोनों में आप देखें नीचे वाले अलग अलग हैं, ऊपर वाले सेम है, तो ये हो गए समभारिक यानी आइसोबार। और तीसरा है सम न्यूट्रॉनिक, यानी अगर दो के अंदर न्यूट्रॉन का नंबर सेम हो जाए तो वो सम न्यूट्रॉनिक हो गए। तो जिन परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या समान है सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। जैसे अगर आप इसको देखिए C6 13 और दूसरा है नाइट्रोजन 7 14। तो अगर आप C6 13 को देखेंगे तो इसमें न्यूट्रॉन कितने हो गए, मैंने आपको सिखाया था पिछली उसमें कि न्यूट्रॉन को निकालने के लिए ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस कर देते हैं। तो इसमें न्यूट्रॉन हो गए 13 में से 6 घटा दीजिए 7, और नाइट्रोजन में 14 में से 7 घटा दीजिए यानी 7। तो दोनों में न्यूट्रॉन की संख्या सेम है, यानी ये है सम न्यूट्रॉनिक या आइसोटोन्स। अब बात करते हैं द्रव्य और उसकी प्रकृति की। तो हर वह वस्तु जिसमें भार होता है और जगह घेरती है उसे द्रव्य बोलते हैं। द्रव्य यानी मास, मैटर, एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। द्रव्य मतलब मैटर, और कोई भी जगह अगर उसमें भार होता है यानी उसमें मास होता है और जगह घेरती है उसे द्रव्य बोलते हैं। तो जैसे पानी है, हवा है, ये सब द्रव्य हैं क्योंकि ये सब मैटर हैं। तो मैटर के 3 तरह होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, और चौथा भी होता है, पांचवा। अब कई तरह के इसमें और भी हैं, जैसे प्लाज्मा है या बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है, ये सब भी हैं, लेकिन इन पे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते। तो अब हम बात करते हैं समावयवता की, यानी आइसोमेरिज्म। कुछ यौगिक ऐसे होते हैं जिनके अणुसूत्र तो समान हैं परंतु संरचनात्मक सूत्रों में भिन्नता के कारण ऐसे यौगिकों के गुण भी भिन्न भिन्न होते हैं। उदाहरण इथाइल अल्कोहल और डाइमिथाइल ईथर एक दूसरे के समावयवी हैं। अब इसको ध्यान से समझिए ये क्या कहना चाह रहा है। मान लीजिए अगर मैं आपको एक कंपाउंड दूं CCC और इसमें मैं कहूं हर जगह H लगा दीजिए, यानी एक हाइड्रोकार्बन है, यानी कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर ये कंपाउंड बना है, ये यौगिक बना है। तो ये यौगिक है CCC, और इसमें इसको एक और तरीके से भी तो लिखा जा सकता है, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं C और C। यानी अगर मैं इसमें देखूं तो ये बन गया C और C, दोनों का जो फार्मूला है इनके अणुसूत्र एकदम समान है, दोनों के अणुसूत्र लिखे जाएंगे C3H8, दोनों का अणुसूत्र ये है C3H8। लेकिन क्या इनकी संरचना सेम है? नहीं, अलग अलग है। इसमें जिस तरह से C को लगाया गया है, C का जो अरेंजमेंट है वो बिल्कुल डिफरेंट है, और दूसरे वाले में भी C का अरेंजमेंट एकदम डिफरेंट है। इन्हें बोलते हैं आइसोमेरिज्म। दूसरा बात करते हैं अपररूपता की, यानी एलोट्रॉपी। जब एक ही तत्व भिन्न भिन्न रूपों में पाया जाता है तो ये रूप उस तत्व के अपर रूप कहलाते हैं। हीरा व कार्बन के 2 अपर रूप हैं। अपर रूपों के भौतिक व रासायनिक गुण एक दूसरे से भिन्न होते हैं। तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं एलोट्रॉप्स क्या होते हैं या अपरूपता क्या होती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर कार्बन की बात करूं तो कार्बन के 2 अपर रूप हैं, एक होता है हीरा डायमंड और दूसरा होता है ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट और हीरा दोनों ही शुद्ध कार्बन के बने हैं, दोनों में 100% कार्बन है। लेकिन क्या दोनों में फर्क नहीं है? बहुत फर्क है। ग्रेफाइट होता है उसको आप अपने हाथ से तोड़ सकते हैं, इतना ज़्यादा कठोर नहीं होता। लेकिन डायमंड, हीरा तो बहुत कठोर होता है। जितने भी तत्व हैं उनमें सबसे कठोर होता है हीरा। तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन दोनों ही 100% कार्बन है। तो ये कैसे हुआ? क्योंकि ये एक दूसरे के एलोट्रॉप्स हैं, या इसमें अपर रूपता पाई जाती है, ये एक दूसरे के अपर रूप हैं। इसी तरह से फॉर एग्जाम्पल फॉस्फोरस की बात करता हूं। जब आप माचिस की तीली जलाते हैं, माचिस की तीली के ऊपर जो मसाला लगा होता है वो फॉस्फोरस का बना होता है। तो फॉस्फोरस के भी 2 अपर रूप होते हैं, एक होता है वाइट फॉस्फोरस, सफ़ेद फॉस्फोरस, और दूसरा होता है एक वाइट या येलो फॉस्फोरस, और दूसरा होता है रेड फॉस्फोरस। तो माचिस की तीली के ऊपर जो लगता है वो लगता है वाइट फॉस्फोरस। तो इस तरह से एलोट्रॉपी या अपरूपता अक्सर पाई जाती है। और इसमें बस आपको ये याद रखना है कि इनके जो रासायनिक गुण हैं वो एक दूसरे से भिन्न होंगे, भौतिक गुण भी भिन्न होंगे, लेकिन रासायनिक गुण फिर भी मिल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हीरा और ग्रेफाइट दोनों को अगर आप जला देंगे तो क्या होगा? हीरा भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा और ग्रेफाइट भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा। क्यों? क्योंकि दोनों कार्बन के बने हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप C+O2 रिएक्शन होगा CO2, तो C क्या है यहाँ पे? C डायमंड और ग्रेफाइट दोनों हैं, क्योंकि दोनों ही कार्बन के बने हैं। तो दोनों को जला दीजिए तो इनके रासायनिक गुण कुछ
चीज़ों में सेम रह सकते हैं, लेकिन वो भी ज़्यादातर चीज़ों में भिन्न रहेंगे। अब बात करते हैं हाइड्रोजनीकरण। हाइड्रोजनीकरण मतलब हाइड्रोजन जोड़ देना। तो मैंने आपको बताया था घी बनाने में यूज़ होता है। आप तेल के अंदर अगर हाइड्रोजन डाल देंगे तो क्या बन जाएगा? वसा। ये एक किस तरह का रिएक्शन है? अपचयन यानी रिडक्शन। तो यह हाइड्रोजन उपयोग करने की बहुत ही महत्वपूर्ण औद्योगिक विधि है। जब गर्म तत्व वनस्पति तेल में निकेल की उपस्थिति में तीव्र हाइड्रोजन प्रवाहित किया जाता है तो वनस्पति तेल ठोस वसा में परिवर्तित हो जाता है, जिसे वनस्पति घी कहा जाता है। इस प्रक्रिया को हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। अब बात करते हैं उत्प्रेरक की। तो 1835 में बर्जीलियस जो एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने देखा कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो रासायनिक क्रियाओं के वेग को प्रभावित करते हैं, परंतु रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप ऐसे पदार्थों की संरचना या गुण धर्म अप्रभावित रहते हैं। ऐसे पदार्थों को उत्प्रेरक कहते हैं और इस प्रक्रिया को उत्प्रेरण कहते हैं। तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। ये वो पदार्थ हैं जो रासायनिक क्रियाओं के वेग को प्रभावित करते हैं, परंतु रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप ऐसे पदार्थों की संरचना या गुण धर्म अप्रभावित रहते हैं। ऐसे पदार्थों को उत्प्रेरक कहते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, आपका अगर मान लीजिए कोई रिएक्शन हुआ A+B और ये रिएक्शन में आपको मिला C, यानी A और B आपस में इनमें अभिक्रिया हुई और मिल गया C। इस रिएक्शन को तेज करने के लिए अगर मैं इसमें मान लीजिए कोई डालता हूं, मान लीजिए निकल डालता हूं, तो निकल इस अभिक्रिया में पार्ट नहीं लेगा, उसका भागीदार नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी इसकी जो वेग है उसको प्रभावित करेगा। इन्हें उत्प्रेरक को अंग्रेजी में कहते हैं कैटालिस्ट। तो जितने भी हमारी बॉडी में एंजाइम होते हैं वो सारे एक तरह के कैटालिस्ट हैं, यानी कि वो रिएक्शन को कम या ज़्यादा कर सकते हैं लेकिन रिएक्शन में भागीदार नहीं बनेंगे। तो फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको बोलूं कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और इस रिएक्शन को तेज करने के लिए अगर मैं कुछ डालता हूं, मान लीजिए मैं इसमें ABC डालता हूं, ABC नाम का कोई यौगिक डालता हूं, तो वो ABC इस रिएक्शन को तेज कर देगा, यानी कार्बन और ऑक्सीजन जिस गति से मिलेंगे वो बढ़ा देगा, लेकिन खुद रिएक्शन में भाग नहीं लेगा। रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड ही बनेगा, उसके अलावा कुछ और नहीं बनेगा। तो ABC है उत्प्रेरक। अब बात करते हैं तत्वों की आवर्त तालिका के बारे में। इसे पीरियोडिक टेबल कहा जाता है और यह भी पूछते हैं अक्सर किस साइंटिस्ट ने, किस वैज्ञानिक ने दी। तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, ये नाम आपको याद रखना है। ये दिया इवानोविच मंडलीव ने, तो ये नाम आपको याद रखना है। मंडलीव ने दी आवर्त तालिका यानी पीरियोडिक टेबल। तो 1869 में रूस के वैज्ञानिक दमित्री इवानोविच मंडलीव ने प्रतिपादित किया कि अगर तत्वों को उनके परमाणु भार के क्रम से लिखा जाए तो उनके गुण धर्मों में एक स्पष्टीकरण आवर्तन नजर आता है। इस आवर्त तालिका में क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर स्तंभ कॉलम होते हैं। आवर्त सारिणी में कुल मिलाकर 7 आवर्त यानी क्षैतिज स्तंभ तथा 18 समूह यानी ग्रुप्स ऊर्ध्वाधर स्तंभ हैं। किसी भी एक उप समूह में सभी तत्वों की विशेषताएं समान होती हैं। तो ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ पीरियोडिक टेबल या आवर्त तालिका क्या होती है। आप फॉर एग्जांपल, इसमें एक तो होते हैं ऊर्ध्वाधर स्तंभ यानी कॉलम और एक होते हैं क्षैतिज। तो एक होते हैं ग्रुप, यानी ये एक पूरा ग्रुप है, और अगर मैं ऐसे जाऊं तो ये एक पीरियड है। यानी लेफ्ट से अगर मैं राइट जाऊं तो पीरियड है और ऊपर से नीचे आऊं तो ग्रुप है। ये आपको याद रखना है। नाउ इसमें एक ग्रुप के अंदर जितने भी तत्व हैं सब एक दूसरे से समान, सबकी विशेषताएं समान रहेंगी। यानी कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंचियम, इनकी क्वालिटीज आपस में मिलेंगी, इनकी विशेषताएं मिलेंगी, क्योंकि ये दोनों सारे एक ही उपसमूह में हैं, एक ही ग्रुप में हैं। ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है आवर्त तालिका। इसको मैं और डिटेल में पढ़ाऊंगा। अब फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लिथियम की बात करता हूं, देखिए पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको बता देता हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये एक परमाणु है और ये उसका नाभिक है। आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा चारों तरफ और बीच में क्या रहेंगे? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगाएगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन जहां चक्कर लगाता है उन्हें बोलते हैं ऑर्बिट। और एक ऑर्बिट के अंदर, फॉर एग्जाम्पल ये एक ऑर्बिट है पहली, इसका नाम है K, इसका L, अगली का M, अगली का N, इस तरह से ये बढ़ते जाते हैं KL, MNO, P, Q, R, S ऐसे। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं वो हम इस फॉर्मूले से निकालते हैं, 2n²। यानी पहले ऑर्बिट में आ सकते हैं 2, n की वैल्यू 1 हो गई यानी 1 का स्क्वायर यानी 2।
जिसको बोलते हैं K। इसी तरह अगर मुझे पता करना हो L में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो L में अगेन 2n स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर यानी ये हो गया 8। इसी तरह तीसरा यानी M में कितने आ सकते हैं, 2 इंटू 3 का स्क्वायर यानी 18। चौथे में कितने आ सकते हैं N में, यानी 2 इंटू 4 का स्क्वायर यानी 32। तो इस तरह से किसी भी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं आप इस फॉर्मूले से बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, 2n स्क्वायर। अगर मैं आपसे पूछूं 50वें ऑर्बिट में कितने आ सकते हैं, तो 2 इंटू 50 का स्क्वायर यानी ये हो गया 250 इंटू 2 500। तो ये बड़ा ही एक आसान तरीका है। और दूसरा, एक ऑर्बिट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन के घर होते हैं उन्हें बोला जाता है ऑर्बिटल, और ये ऑर्बिटल होते हैं S, P, D और F। और एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बताता हूं, S में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2, P में 6, D में 10 और F में 14। ये वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आपको याद रखनी है। मैं रिपीट कर देता हूं, S ऑर्बिटल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम, P में 6 आ सकते हैं, D में 10 आ सकते हैं और F में 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। सबसे पहले बात करता हूं F ब्लॉक के तत्व की। मैं पीरियोडिक टेबल की बात कर रहा हूं, आवर्त तालिका। F ब्लॉक पीरियोडिक टेबल में सबसे नीचे रखा है। इसमें वो तत्व हैं, तो मुख्य आवर्त सारिणी में नीचे जिन तत्वों को 2 क्षैतिज पंक्तियों में रखा गया है उन्हें लेंथेनॉइड तथा एक्टिनॉइड कहते हैं। इन श्रेणियों के तत्वों की पहचान इनके सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-2f, n-1d, ns2 द्वारा की जाती है। इन तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन F उपकोष में भरता है। इसी आधार पर इन श्रेणियों के तत्वों को F ब्लॉक के तत्व कहते हैं। ये सभी तत्व धातुएं हैं, ये इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक श्रेणी में तत्वों के गुण लगभग समान हैं। प्रारंभिक एक्टिनॉइड श्रेणी के तत्वों की अनेक संभावित ऑक्सीकरण अवस्थाओं के फलस्वरूप इन तत्वों का रसायन इनके संगत लेंथेनॉइड श्रेणी के तत्वों की तुलना में अत्यधिक जटिल होता है। एक्टिनॉइड श्रेणी के तत्व रेडियोधर्मी होते हैं। रेडियोधर्मी होते हैं, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं पूछूं आवर्त तालिका में जितने भी रेडियोधर्मी हैं आपने उन्हें कहां रखा है, तो रखा है F ब्लॉक के अंदर। दूसरा P ब्लॉक, तो सारिणी के P ब्लॉक यानी 13 से लेके 18 ये P ब्लॉक के अंदर आते हैं। मैं आपको एक बार फटाफट के डायग्राम के अंदर दिखा देता हूं। ये डायग्राम था हमारा, तो इसमें ये आप देख रहे हैं आवर्त तालिका, देखिए ढंग से। इसमें ये वाला और ये वाला यानी शुरू के 2 इतना, ये है S ब्लॉक। और यहां से लेके यहां तक ये जो ऑरेंज कलर, ये जो कलर में है लगभग ये है D ब्लॉक। और ये वाला यानी 13 से लेके 18 ग्रुप तक, उप समूह तक, ये है P ब्लॉक। और ये जो सबसे नीचे रखा है ये है F ब्लॉक। यानी पूरी आवर्त तालिका को मैंने 4 हिस्सों में बांट दिया है, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक और F ब्लॉक। और मैंने आपको बताया था कि S, P, D और F क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन के घर होते हैं। जहां इलेक्ट्रॉन मिलता है S में 2 आ सकते हैं, P में 6, F में 10 और DF में 14 मैक्सिमम। तो अगर आखिरी वाला इलेक्ट्रॉन S में रहता है तो वो S वाले में आ जाएगा। अगर आखिरी वाला इलेक्ट्रॉन 6 में रहता है तो वो P ब्लॉक में आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ऑक्सीजन की बात करता हूं, तो ऑक्सीजन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 8, O8 लिखते हैं इसे। तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो गया, 1s2 2s2 2p4। यानी कि ऑक्सीजन में आखिरी इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, P में। तो ऑक्सीजन को मैं P में समूह में रखूंगा। तो P ब्लॉक के तत्व जो होते हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं। तो P ब्लॉक की कन्फिग्रेशन होती है जिसमें आखिरी में जो इलेक्ट्रॉन है वो P में जाएगा। और इसमें 2 बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहला उत्कृष्ट गैस, उत्कृष्ट गैस बोलते हैं ग्रुप 18, 18वें समूह को। ये बिल्कुल किसी से रिएक्ट नहीं करती, अभिक्रिया नहीं करती, क्योंकि ये इनकी अभिक्रियाशीलता बहुत कम होती है। इनको बोलते हैं अंग्रेजी में नोबल गैसेस, जैसे जैसे हीलियम, जैसे नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन गैस, जीनॉन, ये सारे। तो हीलियम, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, नियॉन, ये सब हैं उत्कृष्ट गैस। इनको नोबल गैसेस बोला जाता है। इनमें इलेक्ट्रॉनों को हटाना या जोड़ना बहुत ही कठिन है, क्योंकि ये स्थायी हैं, इनमें पूरे भरे हैं। इनके जो संयोजी कोश हैं वो एकदम पूरे भरे हैं। यानी कि इनके अंदर P वाला, आप जानते हैं P वाला मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन ले सकता है, 6। तो इनके अंदर पूरा का पूरा 6 भरे हुए हैं। यानी ये ना तो रिएक्ट करेंगे किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करेंगे, ना तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे, ना ये किसी को देंगे। और दूसरे होते हैं हेलोजन, ये 17वें वर्ग के होते हैं। यानी इनके अंदर आखिरी में P में 1 कम मिलेगा आपको, यानी इनकी कन्फिग्रेशन रहेगी Np5। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन लेने की
जो तत्परता है ये बहुत ज़्यादा दिखाएंगे, क्योंकि अगर इन्हें एक मिल गया तो इनमें हो जाएगा Np6 और Np6 मतलब ये बन जाएंगे उत्कृष्ट गैस। इसीलिए हेलोजन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं, इनमें अभिक्रियाशीलता बहुत ज़्यादा है, तो इनको बोलते हैं हेलोजन। हेलोजन का एग्जाम्पल है जैसे क्लोरीन या ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब होते हैं हेलोजन। अब बात करते हैं डी ब्लॉक के तत्व। डी ब्लॉक के तत्व को अंग्रेजी में ट्रांजिशन मेटल भी बोलते हैं। डी ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व बोलते हैं इन्हें, और इनमें आखिरी वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो डी में जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10। तो ये एक तरह का जो एक तत्व है उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मैंने लिखी है वो ये है। इसमें आप देख रहे हैं आखिरी वाला इलेक्ट्रॉन किस में गया है, 3d, तो ये रखेंगे डी ब्लॉक में। तो आपको एक चीज़ याद रखनी है, आखिरी इलेक्ट्रॉन जहां भी जाएगा मैं उसको उस ब्लॉक के अंदर रखूंगा। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, ये कौन डिसाइड करेगा, आखिरी इलेक्ट्रॉन। जो भी आखिरी इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में जाएगा उसको उस ब्लॉक में रखा जाएगा। अब बात करते हैं कुछ केमिकल बॉन्डिंग यानी रासायनिक बंध। रासायनिक बंध कितने तरह के होते हैं। सबसे पहला होता है वैद्युत संयोजकता यानी आयोनिक बॉन्ड, इसे अंग्रेजी में बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर सोडियम की बात करूं, ये एस ब्लॉक में है, इसमें सोडियम में एक इलेक्ट्रॉन खोने की क्षमता बहुत ज़्यादा है, ये फटाफट खो देगा और बना देगा Na+। लेकिन अगर मैं क्लोरीन की बात करूं, इसमें इलेक्ट्रॉन को लेने की क्षमता ज़्यादा है, क्योंकि क्लोरीन हेलोजन है और हेलोजन में एक इलेक्ट्रॉन कम होता है। तो हेलोजन उत्कृष्ट गैस बनने के लिए एक इलेक्ट्रॉन फटाफट लेके क्या बना लेंगे, Cl-। तो ये दोनों मिलके आपस में यानी कि बना लेंगे NaCl। ऑक्सीजन फटाफट एक दे देगा और क्लोरीन को, और क्लोरीन फटाफट ले लेगा, यानी ये बहुत फास्ट रिएक्शन होगा और बन जाएगा NaCl। तो इसमें है वैद्युत संयोजकता, यानी वैद्युत संयोजकता तब बनता है जब एक परमाणु से इलेक्ट्रॉन पूर्णतः दूसरे तत्व के परमाणु में स्थानांतरित हो जाता है। ऐसे बंध आयोनिक बंध भी कहलाते हैं। उदाहरण है जैसे सोडियम क्लोराइड का बनना। तो ये मैंने आपको बताया सोडियम क्लोराइड कैसे बनता है। सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन फटाफट दे दिया पूरा का पूरा, और क्लोरीन ने पूरा का पूरा ले लिया, यानी पूरा जो स्थानांतरण हो गया, पूरा ट्रांसफर हो गया। दूसरी है सह संयोजकता यानी कोवलेंट बॉन्ड, इनको अंग्रेजी में बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। सह संयोजकता होती है दो परमाणु के संयुक्त होने का वह प्रक्रम जिसमें इलेक्ट्रॉनों की पारस्परिक साझेदारी होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मीथेन का मॉलिक्यूल बनाता हूं CHHH, यानी कि एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है, तो कार्बन को 4 चाहिए। कार्बन की रचना इस तरह से होती है 1s2, 2s2, 2p2, यानी कार्बन के पास 4 कम है, क्योंकि आप जानते हैं p वाले में 6 आ सकते हैं, p ऑर्बिटल में 6, लेकिन कार्बन के पास सिर्फ 2 है, यानी कार्बन के पास 4 की गुंजाइश है। तो कार्बन क्या करेगा, 4 हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेगा, यानी साझेदारी कर लेगा। यहां पर पूर्णतः ट्रांसफर नहीं होगा, पूर्ण स्थानांतरण नहीं होगा इलेक्ट्रॉन का। यह है सह संयोजकता। और वैद्युत संयोजकता ज़्यादा मजबूत होती है, यानी आयोनिक बॉन्ड ज़्यादा मजबूत होते हैं कोवैलेंसी यानी सह संयोजकता से, कोवैलेंट बॉन्ड से। और तीसरी होती है उप सह संयोजकता। तो सह संयोजकता में सहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म की रचना के लिए प्रत्येक संयोजी परमाणु का एक एक इलेक्ट्रॉन भाग लेता है, परंतु बहुत ही ऐसे भी अणु हैं जिनमें सहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म संयोजी परमाणुओं में से किसी एक ही परमाणु द्वारा किए जाते हैं, परंतु इलेक्ट्रॉन का सहभाजन दोनों परमाणुओं के बीच होता है। इस प्रकार के बंध को उप सह संयोजक यानी कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। तो बस आपको ये याद रखना है, मेन इसमें ये दो हैं, आयोनिक और कोवैलेंट। आयोनिक में पूर्ण स्थानांतरण होता है और कोवैलेंट में साझेदारी हो जाती है। तो इसका सिद्धांत देखते हैं वैलेंसी का, यानी संयोजकता का सिद्धांत क्या है। तो जितने तत्व हैं, तत्वों के परमाणुओं के परस्पर संयोजन करने की क्षमता को संयोजकता कहते हैं। किसी तत्व की संयोजकता उसके परमाणु के बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कार्बन की बात करूं तो कार्बन है 1s2, 2s2, 2p2, यानी कार्बन की संयोजकता कितनी हो गई, 4, क्योंकि कार्बन 4 ले सकता है और 4 दे भी सकता है। 2 और 2 4, तो या तो ये 4 खो देगा उत्कृष्ट गैस बनने के लिए, या 4 ले लेगा। इसी तरह अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं तो नाइट्रोजन होता है 1s2, 2s2, 2p3, यानी कि नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी हो गई,
नाइट्रोजन के लिए 3 लेना आसान है, यानी 3। नाइट्रोजन में अगर 3 ले लेगा तो पी में 6 हो जाएंगे, यानी पी ऑर्बिटल पूरा भर जाएगा। ऑक्सीजन की कितनी होगी? ऑक्सीजन को लिखते हैं 1s2 2s2 2p4, यानी इसकी हो गई 2। यानी इसी तरह अगर मैं पूछूं नियॉन की कितनी हो गई, तो नियॉन है 1s2 2s2 2p6, यानी कि नियॉन में पी ऑर्बिटल तो पहले से पूरा भरा हुआ है, तो नियॉन की संयोजकता हो गई 0। यानी उत्कृष्ट गैस जो हैं उनकी संयोजकता होती है 0 और हेलोजन की होती है 1। ये आपको याद रखना है। आगे देखते हैं हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। हाइड्रोकार्बन जैसा कि नाम से पता चल रहा है, अगर आप हाइड्रोजन और कार्बन को मिला के जो कंपाउंड बनाते हैं उसे हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, यानी उसमें हाइड्रोजन भी है और कार्बन भी है। जैसे अगर मैं लिखूं C2H2 या C2H6, तो इसमें ये सारे कंपाउंड हैं हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोजन व कार्बन से बने यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। कार्बन परमाणुओं में स्वयं से बंधन करने का विलक्षण गुण पाया गया है, जिसे श्रृंखलन कहते हैं, कैटिनेशन। तो श्रृंखलन कार्बन की एक बहुत खास प्रॉपर्टी है। आप जानते हैं कार्बन को हम ऐसे लिखते हैं 1s2 2s2 2p2, यानी कार्बन के पास अपने सबसे बाहर वाले ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन है, यानी कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है और 4 ले भी सकता है। इसीलिए कार्बन बहुत सारे यौगिक बनाता है और इसको बोलते हैं श्रृंखलन। ये भी एक क्वेश्चन आता है, श्रृंखलन को किसकी प्रॉपर्टी है? श्रृंखलन है कार्बन की प्रॉपर्टी। इस गुण के कारण यह असंख्य हाइड्रोकार्बन के निर्माण में सक्षम है, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन के साथ मिलके हजारों लाखों तरह के यौगिक बनाता है। और हाइड्रोकार्बन का मुख्य स्रोत जीवधारी व पेट्रोलियम है। उदाहरण, हाइड्रोकार्बन हमें मिलता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और बहुत सारी चीज़ों में, कृषि रसायनों में, ईंधन में, प्लास्टिक, ये सब हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन 2 तरह के होते हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें सिर्फ एक आबंध होता है, सिंगल बॉन्ड। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मीथेन को बनाते हैं तो CH4 होता है मीथेन, एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन लगा देते हैं। ये बॉन्ड किस तरह का है? ये बंधन, ये आबंध कौन सा है? ये सिंगल है, तो ये है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में बहु आबंध होते हैं, यानी डबल बॉन्ड हो सकता है या ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, तो इनको बोलते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ऐसे हाइड्रोकार्बन जो बहु आबंध से जुड़े हों, एग्जाम्पल बेंजीन। तो अगर आप बेंजीन का स्ट्रक्चर देखें, ये होता है बेंजीन का स्ट्रक्चर और इसमें 3 डबल बॉन्ड पाए जाते हैं, यानी 3 जो 2 आबंध हैं वो पाए जाते हैं। तो ये है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब कुछ डायरेक्ट MCQ देखते हैं, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो SSC में आ चुके हैं उन पे कुछ नज़र मारते हैं। तो वॉशिंग सोडा, धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? वॉशिंग सोडा कपड़े धोने के काम आता है। धावन सोडा, इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट और इसका फार्मूला है Na2CO3.10H2O। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी NaOH। ये एक क्षारक है और इसका जो pH है वो है 14। संगमरमर, संगमरमर आप जानते हैं मार्बल है। संगमरमर जिससे इमारतें बनती हैं, उसका रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को हम संगमरमर भी बोलते हैं या लाइमस्टोन भी बोलते हैं। इसे इनफैक्ट हम चौक भी बोलते हैं। तो बहुत सारे नामों से इसे जाना जाता है, चौक, लाइमस्टोन, चूना पत्थर भी बोलते हैं हम इसे, या संगमरमर बोलते हैं। लाफिंग गैस हम देख चुके हैं, लाफिंग गैस बोलते हैं N2O को। एक बात याद रखना, जब भी आपके पास ये क्वेश्चन आएगा, इसमें एक क्वेश्चन में आपको ऑप्शन मिलेगा NO2, तो NO2 नहीं है, आंसर है N2O। तो ये बहुत लोग गलती करते हैं और बाद में वो पछताते हैं। मैं रिपीट कर देता हूँ, लाफिंग गैस, जिसको गैस को सूंघकर हंसी आती है, हंसी जैसी फीलिंग आती है, वो है N2O, ना कि NO2। NO2 नहीं है, N2O है। नेक्स्ट, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर आप जानते हैं, जो ब्यूटिशियन वगैरह भी यूज़ करते हैं ब्लीचिंग के लिए, कलर उतारने के लिए। तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। इसको हम लिखते हैं CaOCl2, CA या इसे ClO2 भी लिखा जाता है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। अगला है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हाफ हाइड्रेट। इसको लिखा जाता है CaSO4 डॉट हाफ H2O।
और अगर मैं इसमें हाफ की बजाय 2H2O कर दूं तो ये बन जाता है जिप्सम। तो जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस में ये फ़र्क है, दोनों ही कैल्शियम सल्फेट हैं, लेकिन जिप्सम में 2 बार H2O लगता है और प्लास्टर ऑफ पेरिस में आधा H2O लगता है। साधारण नमक जो घर में हम नमक खाते हैं वो है सोडियम क्लोराइड यानी NaCl। इसको टेबल सॉल्ट या रॉक सॉल्ट भी कहा जाता है, टेबल सॉल्ट या रॉक सॉल्ट। और अगला है खाने का सोडा यानी एडिबल सोडा, जो खाना बनाने में काम आता है, पकाने में काम आता है, केक या जब ये ब्रेड वगैरह बनाई जाती है उसमें भी डाला जाता है। वो है सोडियम बाइकार्बोनेट यानी NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। कुछ और कंपाउंड देखते हैं। जिप्सम, जिप्सम मैंने आपको बताया था, जिप्सम को लिखते हैं CaSO4.2H2O। और अगर इसमें 2H2O की बजाय मैं हाफ H2O कर दूं, यानी अगर मैं लिखूं CaSO4.12H2O तो ये बन जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो दोनों में आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। जिप्सम के अंदर भी कैल्शियम सल्फेट है और प्लास्टर ऑफ पेरिस में भी कैल्शियम सल्फेट है। फ़र्क इतना है, जिप्सम में 2 मॉलिक्यूल हैं पानी के और प्लास्टर ऑफ पेरिस में आधा मॉलिक्यूल है। शुष्क बर्फ यानी ड्राई आइस, शुष्क बर्फ किसे बोलते हैं? ये बोलते हैं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को यानी ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड। तो अल्टीमेटली कार्बन डाइऑक्साइड को जब मैं सॉलिड बना देता हूँ गैस से, कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है, जब मैं इसको सॉलिड बना दूंगा तो ये इसको बोलेंगे शुष्क बर्फ या ड्राई आइस। फिटकरी क्या होता है? पानी साफ करने के लिए हम फिटकरी डालते हैं, एलम डालते हैं, उसको बोलते हैं पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट यानी K2SO4 Al2SO4 thrice.24H2O। तो आपको बस ये नाम याद रखना है, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, या इसको एलम कहा जाता है। अगला है चिली सॉल्ट पीटर। चिली सॉल्ट पीटर बोलते हैं सोडियम नाइट्रेट को यानी NaNO3। उसके बाद सुहागा, आपने एक कहावत सुनी होगी सोने पे सुहागा, और उसका कारण ये है, अगर बोरेक्स, बोरेक्स होता है सुहागा, अगर आप बोरेक्स को सोने के ऊपर लगा देते हैं तो उसकी चमक और बढ़ जाती है, तो बोरेक्स होता है सुहागा। और सुहागे को का फॉर्मूला है Na2B4O7.10H2O। तो Na2B4O7.10H2O। उसके बाद नीला थोथा, नीला थोथा बोलते हैं ब्लू विट्रियोल को, या इसे तूतिया का रासायनिक नाम, इसे ब्लू विट्रियोल, नीला थोथा या तूतिया भी बोलते हैं। और इसका रासायनिक नाम क्या है? इसका नाम है कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट .7H2O बोलते हैं। तो CuSO4.7H2O इज कॉल्ड नीला थोथा। उसके बाद उजला थोथा, उजला थोथा यानी वाइट विट्रियोल, ये बोलते हैं जिंक सल्फेट को यानी ZnSO4। हरा कसीस, ग्रीन विट्रियोल बोलते हैं फेरस सल्फेट FeSO4.7H2O। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कली चूना, कली चूना का रासायनिक नाम क्या है? इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का एक नाम और है, कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्विक लाइम भी बोलते हैं, क्विक लाइम। उसके बाद है भकरा चूना यानी स्लेक्ड लाइम, स्लेक्ड लाइम बोला जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को यानी CaOH ट्वाइस। सिंदूर, सिनाबार, इसका नाम है मर्क्यूरिक सल्फाइड यानी HgS, ये एक इसका और है। इसी तरह शोरा, शोरा बोलते हैं हम सॉल्ट पीटर, अगेन पोटेशियम नाइट्रेट, ये भी एक सॉल्ट पीटर है। तो दोनों में फ़र्क है, चिली सॉल्ट पीटर में और सॉल्ट पीटर में फ़र्क है। उसके बाद शोरे के अम्ल का रासायनिक नाम है HNO3, इसे बोलते हैं नाइट्रिक एसिड या शोरे का अम्ल। कुछ और कंपाउंड देखते हैं, जैसे नमक के अम्ल का रासायनिक नाम क्या है? तो नमक के अम्ल को बोलते हैं HCl, और वो इसलिए क्योंकि NaCl में अगर आप Na निकाल के H लगा दो तो बन जाएगा NaCl, और NaCl होता है नमक, तो इसलिए बोलते हैं नमक का अम्ल। गंधक, गंधक बोलते हैं सल्फर को, सल्फर जो ब्यूटी पार्लर में भी यूज़ होता है, जब बाल सेटिंग कराने जाते हैं तो सल्फर यूज़ करते हैं ब्यूटिशियन, ये भी एक क्वेश्चन आ चुका है एक बार। तो गंधक के अम्ल का रासायनिक नाम है सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड में होता है गंधक। और गंधक का एक यूज़ और भी है, जब नेचुरल रबड़ मिलता है, जिसे हम नियोप्रीन, आइसोप्रीन, जब भी नेचुरल रबड़ है, रबड़ को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए सल्फर के साथ हीट करते हैं, उसे सल्फर के साथ गर्म करते हैं रबड़ को, और उससे रबड़ कठोर बन जाता है, इसको बोलते हैं वल्कनाइजेशन, वल्कनाइज्ड रबर। अगला बात करते हैं नौसादर यानी नुशदीर सॉल्ट, इसका नाम है अमोनियम क्लोराइड यानी NH4Cl। गैलेना, गैलेना एक लेड का और है यानी PbS, सल्फाइड और है, लेड सल्फाइड बोलते हैं गैलेना को। TNT क्या है? TNT को बोलते हैं ट्राई नाइट्रोटोलुइन।
तो यानी कि C6H2CH3NO2 3, ये है ट्राई नाइट्रोटोलुइन। उसके बाद देखते हैं कॉस्टिक पोटैश। कॉस्टिक पोटैश का रासायनिक नाम है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH, इसको बोलते हैं कॉस्टिक पोटैश। सॉल्ट केक किसको बोलते हैं? सॉल्ट केक बोलते हैं सोडियम सल्फेट को, यानी Na2SO4 इज सोडियम सल्फेट और सॉल्ट केक। ग्लोबल लवण, ग्लोबल सॉल्ट यानी ग्लोबल लवण बोलते हैं सोडियम सल्फेट को। सोडियम सल्फेट में फ़र्क यहाँ पे ये है, इसमें Na2SO4, ये भी Na2SO4, ये भी Na2SO4, लेकिन यहाँ पर साथ में पानी के 10 मॉलिक्यूल भी होंगे। तो इस तरह की गलतियां आपको एग्जाम में नहीं करनी है। बालू, जो मिट्टी होती है बालू, बालू बोलते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड को, यानी SiO2। इनफैक्ट अगर नॉर्मल मिट्टी भी पूछे तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड आप लिख सकते हैं। श्वेत पोटैश यानी वाइट पोटैश बोलते हैं पोटेशियम क्लोरेट को, तो ये होता है KClO3। और चाइना वाइट, चाइना वाइट बोलते हैं जिंक ऑक्साइड को, यानी ZnO। कुछ और इंपॉर्टेंट कंपाउंड जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में अक्सर पूछे जाते हैं। हाइपो, हाइपो का रासायनिक नाम है सोडियम थायोसल्फेट और ये होता है Na2S2O3.5H2O यानी सोडियम थायोसल्फेट। मार्श गैस या गोबर गैस, उसमें भी मीथेन होती है, तो मीथेन का फॉर्मूला मैं कई बार बना चुका हूं, यानी CH4, इसको बोलते हैं मार्श गैस या मीथेन। गोबर गैस में भी मीथेन पाई जाती है। अल्कोहल, अल्कोहल जो घर में पीने वाली शराब है वो है C2H5OH। और एक और क्वेश्चन आता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन SSC में, जिसमें पूछते हैं कि कौन सी शराब पीने से अंधापन आ जाता है, तो वो है CH3OH। ये जहरीली शराब होती है जिसको बोलते हैं मिथाइल अल्कोहल। तो मिथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये है मिथाइल अल्कोहल। और जो पीने वाली शराब है वो है इथाइल अल्कोहल। चीनी, घर में जो चीनी यूज़ होती है वो होती है सुक्रोज। बहुत ध्यान से सुनिए जो मैं कह रहा हूँ, घर में जो चीनी हम खाते हैं वो है सुक्रोज, यानी इसका फार्मूला है C12H22O11। और जो हमारी बॉडी में जो चीनी बनती है उसको बोलते हैं ग्लूकोज। जो हम पेशेंट को ग्लूकोज चढ़ाते हैं उसका फार्मूला है C6H12O6। तो ग्लूकोज और सुक्रोज में बहुत फ़र्क है। अमल राज, अमल राज बोला जाता है अगर हम हाइड्रोक्लोरिक अमल और नाइट्रिक अमल को मिला दें 3:1 के रेशो में, तो ये है अमल राज। अमल राज को सोना पिघलाने के लिए यूज़ करते हैं और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है। भारी जल बोला जाता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड को, यानी D2O को। D2O बोलते हैं, ड्यूटेरियम बोलते हैं H12 को, और इसको हम लिखते हैं D। तो यानी ये है भारी पानी यानी भारी जल, हैवी वाटर। दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अब कुछ और कंपाउंड की बात करते हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में। जैसे चौक में बता चुका हूँ, कैल्शियम कार्बोनेट, सुहागा और फिटकरी भी मैं बता चुका हूँ। फिटकरी बोलते हैं एलम को। जिप्सम, नीला थोथा, हरा कसीस, शुष्क बर्फ, कॉस्टिक पोटैश। स्पिरिट, स्पिरिट ये कुछ नहीं है, स्पिरिट वही है जहरीली शराब यानी CH3OH, और अल्कोहल भी C2H5OH। सिरका, ये इंपॉर्टेंट है। सिरका ये खाने वाला सिरका है, प्याज भी सिरके की बनाई जाती है, और ये है CH3COOH, और ये एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अम्ल नहीं है। सलेट, सलेट को बोलते हैं सिलिका एल्यूमिनियम ऑक्साइड यानी Al2O3 2SiO2.2H2O। तो इसमें ज़्यादातर आपको याद करने हैं, बिल्कुल ही आपकी उंगलियों पे होने चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। उसके बाद कुछ और सवाल देखते हैं। खाने का सोडा और धोने का सोडा दोनों हम कर चुके हैं। खाने का सोडा होता है सोडियम बाइकार्बोनेट और धोने का सोडा होता है सोडियम कार्बोनेट। शोरा ये भी हम कर चुके हैं। बूझा चूना, ये इंपॉर्टेंट है। बूझा चूना बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, और चूना पत्थर बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। चूना पत्थर, लाइमस्टोन, चौक, सारे नाम हैं कैल्शियम कार्बोनेट के। लाफिंग गैस हम कर चुके हैं। लाल दवाई, आपने अक्सर सुना होगा, लाल दवाई पानी को साफ करने के लिए यूज़ होती है, उसको बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पोटेशियम परमैंगनेट यानी KMnO4। चूना हम कर चुके हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, और चूना पत्थर मैं फिर से रिपीट कर दूं, कैल्शियम कार्बोनेट। लाल सिंदूर बोलते हैं लेड परऑक्साइड को, लाल सिंदूर, और ये इसको बोलते हैं लेड परऑक्साइड को Pb3O4। उसके बाद अंगूर कसत, ग्लूकोज, ये मैं आपको बता चुका हूँ, ग्लूकोज, और स्टार्च है C6H10O5। अब बात करते हैं जब हम धातुओं को मिला देते हैं तो क्या बनता है। इनको बोलते हैं मिश्र धातुएं। मिश्र धातुएं मतलब, अब जैसे लोहा है, लोहे में जंग लग जाता है, तो मैं लोहे को किसी और धातु के साथ मिला दूंगा, उससे जंग नहीं लगेगा। जैसे लोहे को अगर मैं क्रोमियम के साथ मिला देता हूं तो स्टेनलेस स्टील बन जाता है। आप जानते हैं आपके घरों में जितने भी बर्तन हैं स्टेनलेस स्टील के बनते हैं और उनमें कोई जंग नहीं लगता है, और वो इसलिए क्योंकि मैंने लोहे को मिला दिया क्रोमियम के साथ।
कार्बन के साथ और क्रोमियम दोनों हम इसमें मिक्स करते हैं स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए। इसको बोलते हैं मिश्र धातु। तो मिश्र धातु के बहुत सारे फायदे हैं और देखते हैं कौन कौन सी मिश्र धातु एग्जाम में पूछी जाती हैं और उन पे कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले मिश्र धातु है सोल्डर। सोल्डर हम वेल्डिंग के लिए यूज करते हैं, टांका लगाने में। अगर आपकी मान लीजिए कोई चीज टूट जाती है तो वेल्डिंग करवाने जाते हैं आप, चाहे वो बाइक का कोई पुर्जा हो, तो वो वेल्डिंग करने में हम सोल्डर यूज करते हैं। और सोल्डर में हम दो चीज मिलाते हैं, एक तो टिन, टिन को हम लिखते हैं SN और लेड को हम लिखते हैं PB। तो जो पेंसिल का जो सिक्का होता है, जिस पेंसिल से आप लिखते हैं उसके अंदर जो सिक्का होता है वो लेड का बना होता है। अगला है कांसा। कांसा कांसा बोलते हैं, आपने सुना होगा कांस्य पदक भी मिलता है, तो इसको अंग्रेजी में बोला जाता है ब्रॉन्ज मेडल। ब्रॉन्ज बनता है कॉपर और टिन से, तो कॉपर को हम लिखते हैं Cu और टिन को आप जानते ही SN। तो ये बर्तन मूर्तियां बनाने वगैरह में काम आता है, इससे मेडल भी बनते हैं। टाइप मेटल बनता है टिन, लेड और एंटीमनी से। एंटीमनी का फार्मूला है SB और ये छपाई में यूज होता है। ब्यूटेन, ब्यूटन, ब्यूटन में यूज होता है टिन और लेड और ये बर्तन बनाने में काम आता है ब्यूटन। बेल मेटल बोलते हैं जिसमें कॉपर और टिन मिले हुए होते हैं और ये घंटे और पुर्जे बनाने में काम आता है। गन मेटल, इसकी बंदूकें हथियार बनते हैं, इसमें कॉपर, टिन और जिंक होता है। पीतल, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पीतल, पीतल के अंदर कॉपर और जिंक होता है। पीतल को अंग्रेजी में बोला जाता है ब्रास। उसके बाद ये तार, मशीनों के पुर्जे, बर्तन बनाने में काम आता है। अगला है एल्यूमिनियम, ब्रॉन्ज और जर्मन सिल्वर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जर्मन सिल्वर को अच्छे से करिए। जर्मन सिल्वर में कॉपर, जिंक और निकल होते हैं और ये बर्तन और मूर्तियां बनाने में काम आता है। इसके अलावा इनमें जो इंपॉर्टेंट है वो है डेंटल मिश्र धातु। इसको अंग्रेजी में बोला जाता है अमलगम। तो ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है कि अमलगम के अंदर क्या होता है। तो अमलगम के अंदर सबसे मेन चीज ये है मरकरी। मरकरी को लिखा जाता है अंग्रेजी, इसका सिंबल जो है वो है Hg। Hg बोलते हैं मरकरी को और जिंक को बोलते हैं Zn और टिन को बोलते हैं SN और सिल्वर को बोलते हैं Ag और जो गोल्ड है, गोल्ड के लिए हम शब्द यूज करते हैं Au। और ये भी आपको करना है मैग्नीशियम, क्योंकि इससे वायुयान और जहाज बनते हैं और मैग्नीशियम को मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम से मिलकर बनता है मैग्नीशियम और इससे जहाज बनाए जाते हैं और वायुयान बनाए जाते हैं। स्टेनलेस स्टील, आप जानते हैं स्टेनलेस स्टील से बर्तन बनाए जाते हैं। तो बर्तन बनाने के लिए इसमें आयरन, क्रोमियम और निकल तीन चीज डालते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट इनमें जो है, मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट है सोल्डर, कांसा, टाइप मेटल, गन मेटल, पीतल, जर्मन सिल्वर, स्टेनलेस स्टील, डेंटल मिश्र धातु और मैग्नीशियम। ये आपके बिल्कुल टिप्स पर होने चाहिए और इनके यूजेस भी और इनमें कौन कौन से धातु मिले हैं। अब बात करते हैं कुछ और चीजों की। अब देखिए, हमारी जो लाइट होती है वो कई तरह की होती है, तरंगे कई तरह की होती हैं। तो इनको हम अरेंज करते हैं इस तरह से। ये इसको बोलते हैं विद्युत चुंबकीय विकिरण का स्पेक्ट्रम या दृश्य स्पेक्ट्रम बोलते हैं इसे। तो पहले वाला है विद्युत चुंबकीय विकिरण का स्पेक्ट्रम और दूसरा है दृश्य स्पेक्ट्रम। दृश्य स्पेक्ट्रम मतलब जो विजिबल लाइट है, इसको लिखा जाता है विबग्योर। तो इसको इस तरह से लिखते हैं, यानी कि सबसे ज्यादा जो तरंग दैर्ध्य यानी तरंग दूरी है वो है रेड लाइट की। इसीलिए रेड लाइट को हम यूज करते हैं वार्निंग सिग्नल बनाने के लिए। ट्रैफिक लाइट वगैरह में भी अगर वार्निंग कहीं भी होगी तो रेड लाइट का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इसकी जो वेवलेंथ है या इसकी जो तरंग दैर्ध्य है वो बहुत ज़्यादा है, इस वजह से ये डिफ्लेक्ट नहीं करेगी। और जो तरंग की जो गणना है, जो फ्रीक्वेंसी है, वो सबसे ज़्यादा है वायलेट की। एक बात आप याद रखिए, जितना ज़्यादा तरंग दैर्ध्य होगा उतनी कम फ्रीक्वेंसी होगी, यानी तरंग गणना होगी। तो तरंग संख्या भी बोलते हैं उसे, या तरंग गणना, जो भी आप बोलना चाहें। तरंग संख्या आपकी जितनी ज़्यादा होगी बॉडी के अंदर, उतना ज़्यादा कोई भी तरंग पेनिट्रेट कर पाएगी, अंदर घुस पाएगी। अब जैसे हम एक्सरे यूज़ करते हैं हॉस्पिटल के अंदर, तो एक्सरे हम क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि एक्सरे की जो तरंग संख्या है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसकी तरंग दैर्ध्य तो कम हो जाएगी। तो हमें जितना ज़्यादा तरंग दैर्ध्यता होगी यानी वेवलेंथ होगी, उतनी ही कम हो जाएगी फ्रीक्वेंसी यानी तरंग संख्या। तो इस तरह से अरेंज करते हैं। तो सबसे कम जो तरंग दैर्ध्य है वो है डेल्टा किरणों का। तो गामा रे, ये गामा रे है, गामा किरणें। तो गामा किरणें, फिर एक्स किरणें, फिर अल्ट्रावायलेट किरणें, उसके बाद विजिबल स्पेक्ट्रम यानी इसको बोलते हैं दृश्य स्पेक्ट्रम, उसके बाद है इंफ्रारेड किरणें, फिर हैं सूक्ष्म तरंगें,
फिर हैं रेडियो तरंगे और आखिर में है लंबित रेडियो तरंगे। तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं इसको मेंशन कर देता हूँ। सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसका है? गामा किरणों का, गामा रे बोलते हैं इन्हें। और गामा रे के बाद है एक्सरे, उसके बाद अल्ट्रावायलेट, उसके बाद इंफ्रारेड, बीच में पड़ता है दृश्य स्पेक्ट्रम, यानी अल्ट्रावायलेट किरणें और इंफ्रारेड किरणों के बीच में पड़ता है दृश्य स्पेक्ट्रम। उसके बाद सूक्ष्म तरंग, उसके बाद रेडियो तरंगे, उसके बाद लंबित रेडियो तरंगे। यानी कि जिन तरंगों से घर में सिग्नल आता है वो है रेडियो तरंगे। तो रेडियो तरंगों की क्या ज़्यादा होगी? क्या उनकी तरंग संख्या ज़्यादा होगी या उनका तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होगा? तो उनका तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होगा, क्योंकि हमें रेडियो के लिए बहुत लंबी तरंगें चाहिए जो हमारे घर से रेडियो स्टेशन तक ट्रैवल कर सकें। तो इसलिए हमें चाहिए तरंग दैर्ध्य ज़्यादा, और तरंग संख्या जितनी कम हो उतना अच्छा होगा। लेकिन अगर हमें एक्सरे चाहिए तो एक्सरे यानी कि बॉडी में घुसने की क्षमता होनी चाहिए उसके अंदर, इसलिए उसकी तरंग संख्या ज़्यादा होनी चाहिए और तरंग दैर्ध्य कम होना चाहिए। तो ये है ऑर्डर, इस तरह से ऑर्डर आपको याद रखना है। अब कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे नज़र डालते हैं। तो ये मैं हिंदी में आपको बताऊंगा, लिखे अंग्रेजी में है। हमारा जो धरती का क्रस्ट है, धरती के 3 लेयर होते हैं आप जानते हैं। सबसे बाहर वाला क्रस्ट, अंदर वाला मेंटल और सबसे अंदर वाला कोर। तो क्रस्ट में सबसे ज़्यादा धातु कौन सी होती है? तो धरती में जो क्रस्ट होता है उसमें सबसे ज़्यादा धातु होती है एल्यूमिनियम। उसके बाद अमलगम यानी डेंटल मिश्र धातु, इसमें ये किससे मिलके बनती है? तो मैं बता चुका हूँ, मरकरी यानी Hg। तो मरकरी के अंदर बहुत सारे अलॉय मिलाए जाते हैं तो इन्हें बोलते हैं, ये बहुत सारी धातु मिलाई जाती हैं तो इसे बोलते हैं अमलगम। उसके बाद हीटर के अंदर जो तार होती है वो किसकी बनी होती है? वो बनी होती है निक्रोम की। बल्ब के अंदर जो फिलामेंट है वो बना होता है टंगस्टन का। फ्यूज वायर बनाने के काम आता है लेड टिन अलॉय। और पेट्रोल के अंदर हम मिक्स करते हैं लेड, लेड को हम लिखते हैं Pb। और रेडिएशन शील्ड बनाने के लिए भी लेड यूज़ करते हैं Pb। यूरेनियम धातु जब अपनी चुंबकीय तरंगे छोड़ देती है, जब अपनी रेडियो एक्टिविटी खो देती है, तो वो बन जाती है लेड में। ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद नाव बनाने के काम कौन सी धातु आती है? क्योंकि पानी से खराब नहीं होती तो नाव बनाने के काम आती है टाइटेनियम। इतना ही नहीं, हमारी बॉडी के अंदर भी, जैसे आपने सुना होगा अगर किसी का हाथ टूट जाता है या पैर टूट जाता है तो अंदर रॉड डालते हैं, तो वो रॉड भी बनी होती है टाइटेनियम की। यानी टाइटेनियम मेडिकल हेल्प में भी काम आता है, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाने के भी काम आता है, खासकर इम्प्लांट्स बनाने के काम आता है। इम्प्लांट्स होते हैं जो बॉडी के अंदर डाले जाते हैं, उन्हें बोलते हैं इम्प्लांट्स। कुछ और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। कौन सी धातु है जिसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है? यानी वो तापमान जिस पे धातु पिघल जाए उसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। तो टंगस्टन का सबसे ज़्यादा है, और इसीलिए टंगस्टन को हम यूज़ करते हैं बिजली का बल्ब बनाने के लिए, क्योंकि बिजली के बल्ब जहाँ पे होगा वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होगी। तो अगर धातु का मेल्टिंग पॉइंट कम होगा तो वो पिघल जाएगी, लेकिन हमें ऐसा धातु चाहिए जो पिघले ना, इसलिए हम यूज़ करते हैं टंगस्टन। सबसे ज़्यादा अच्छा ऊष्मा, जो थर्मल जो हीट है वो फ्लो होती है सिल्वर से। सबसे अच्छा करंट पास होता है किस धातु से? अगेन सिल्वर से। सबसे भारी धातु कौन सा है, यानी कौन सा धातु है जिसका घनत्व सबसे ज़्यादा है? तो वो धातु है ऑस्मियम। सबसे कम घनत्व किस धातु का है? सबसे कम डेंसिटी या घनत्व है लिथियम का। सबसे ज़्यादा धातु अच्छी कौन सी है तारे बनाने के लिए और शीट बनाने के लिए? तो सबसे अच्छी धातु है गोल्ड, यानी सबसे ज़्यादा मैलिएबल और डक्टाइल है गोल्ड। सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका है? टंगस्टन, ये मैं बता चुका हूँ। और सबसे कम रिएक्टिव मेटल है प्लेटिनम। प्लेटिनम हीरे से भी ज़्यादा महंगा है और ये सबसे कम रिएक्टिव मेटल है, यानी इसकी जो अभिक्रिया है, अभिक्रियाशीलता सबसे कम है। अगर पूछें अभिक्रियाशीलता सबसे कम किसकी है, धातु में बात कर रहा हूं, तो आंसर है प्लेटिनम। और अगर पूछें अभिक्रियाशीलता सबसे ज्यादा किस धातु की है, तो आंसर है इसका पोटेशियम। पोटेशियम ऐसा धातु है जो इसकी अभिक्रियाशीलता सबसे ज्यादा है, यानी ये सबसे जल्दी रिएक्ट करेगा किसी भी चीज के साथ। आई होप आपको ये मेरा प्रयास हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए मैंने ये स्पेशली बनाया है, और आपको अगर ये वीडियो यूज़फुल लगा, अच्छा लगा, तो मुझे ज़रूर एनकरेजमेंट मिलेगा और मैं और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बनाऊंगा आगे। तो ये वीडियो कैसा लगा ये आपको ज़रूर बताना है। जो भी इस वीडियो को देखे मुझे ज़रूर बताना है कैसा लगा, और मैं कोशिश करूंगा हिंदी मीडियम के भी कुछ क्वेश्चन और आपके तक लेके आऊँ, तो इससे जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं खासकर उनको मदद मिल पाएगी। जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं वो भी निराश ना हो, उनके लिए मैं इंग्लिश में भी केमिस्ट्री का वीडियो बनाऊंगा। अब तक मेरे ज़्यादातर वीडियो वैसे हिंदी और इंग्लिश दोनों में होते हैं, लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि
खासकर जो मैं इंग्लिश के वीडियो बनाऊंगा आने वाले एग्जाम्स के लिए, जैसे एसएससी सीजीएल 2016 या स्पेशलिस्ट ऑफिसर या इंश्योरेंस वाले जो एग्ज़ाम्स हैं, तो वो दोनों भाषाओं में होंगे, बाईलिंगुअल होंगे, हिंदी में भी होंगे और इंग्लिश में भी होंगे। सो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और आप सब्सक्राइब करने से आपको ये फ़ायदा होगा कि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा तुरंत आपको ईमेल बॉक्स में नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो आप कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू।